बेटा आज तक जो हमने किया था वो तो बेसिकली हम सब्जेक्ट के बेसिक्स करके आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे थे। आज से आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा। जो हमने यूनिट शुरू करना है वो हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। ये थर्ड यूनिट ऐसा है कि अगर आपको थर्ड यूनिट पूरी तरह क्लियर है, बायोलॉजी बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई किंगडम शुरू कर लेता है टीचर, हर टीचर का अपना अपना किसी दो स्कूल का सिलेबस रेयरली सेम चलेगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस सेम चल सकता है, मगर नॉर्मली बायो में वो सिलेबस सेम नहीं चलता स्कूलों में। इसलिए अगर आपके स्कूल में किसी का भी सिलेबस डिफरेंट हुआ, मुझे पहले बता देना, उनको उस चैप्टर की रिकॉर्डिंग दे देंगे या आपकी ऐप में रिकॉर्डिंग डलवा देंगे। तो आप अपनी ऐप में जो स्कूल में चल रहा है उसका लेक्चर देख के जो डाउट होंगे क्लास के आगे पीछे करते रहोगे। पर जब कभी हमने वो टॉपिक क्लास में करना होगा तो फुल डिटेल में करेंगे। आ जाओ बेटा, वो प्रॉपर डिटेल में करेंगे। बेटा आज जो हमने बिगिनिंग वाला पार्ट करना है वो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं आती। बेटा अगर ये मान के चलेंगे फिर नहीं प्रॉब्लम होती। आपने लोअर क्लास में कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है कि डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहीं ना कहीं ये लोअर क्लास में पढ़ा होता है। अब है कि जब भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करनी है, ये हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म। एक को कहेंगे एनिमेट, एक को कहेंगे इन एनिमेट। बेटा ये टेक्निकल टर्म है। एनिमेट को कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन एनिमेट को कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक है। अब हमारा पहला ही फीचर है जो जिसपे हमने फोकस करना है, व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट लिविंग वन। तो वो कौन सा बेसिक कैरेक्टर है जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है। सिर्फ दो वर्ड आपके नोट्स में दिए होंगे, चाहो तो आप कहीं लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में। पहला है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फॉर्म्ड ऑफ सेल या सेल्स। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मस्ट बी formed of cell and cell must contain प्रोटोप्लाज्म। बेटा ये वर्ड सभी ने प्रोटोप्लाज्म सुना होता है, इजंट इट? लोअर क्लास में टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सब सुनते आए हो। अब मैंने क्या बोला है, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, अलाइव होने के लिए बॉडी सेल्स की बनी होनी चाहिए, सिंगल या मोर देन वन सेल। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उसको लिविंग कहेंगे। अगर बॉडी में सेल्स नहीं है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो सेल हो सकता है डेड हो। अगर बॉडी में सेल नहीं है या सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो नॉन लिविंग या डेड होगा, अलाइव नहीं होगा। अब यहां एक छोटा सा पार्ट और पिक करते हैं। बेटा इस फीचर में कोई प्रॉब्लम हो, जो भी बॉडी की हमें एक्टिविटी दिख रही है वो कंबाइंड एक्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल की होंगी। अब कहते हैं बॉडी शो द रेस्पिरेशन, फूड बर्न हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहां हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। पूरे सेल की रेस्पिरेशन मिलके बॉडी की रेस्पिरेशन बना रहे हैं। बेटा एक तो आपने लोअर क्लास में दो टर्म कई बार मिक्स की होती हैं, होपफुली अब मिक्स नहीं होनी चाहिए। कैन यू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? दो टर्म अलग अलग है, पर आपकी जब किंगडम वगैरह पढ़ोगे दोनों को इंटरचेंज करके यूज करते रहेंगे, पर दोनों में डिस्टिंक्शन है। हाँ जी, ब्रीदिंग क्या है? ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बोलो, बाकी छोड़ो। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। कहते हैं इनहेलिंग ऑफ एयर रिच इन O2, एक्सहेलिंग ऑफ एयर रिच इन CO2।
इसको हम ब्रॉडली वेंटिलेशन भी कहते हैं। जैसे किसी भी रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए रोशनदान होता है, वहां से फ्रेश एयर आती है, खराब एयर बाहर जाती है, गर्म एयर बाहर जाएगी, फ्रेश अंदर आएगी। वैसे ही हमारा ब्रीदिंग वाला पार्ट है। फिर जब भी हमने रेस्पिरेशन की बात करनी है, ये टेक्निकल टर्म है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जनरेट यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब भी कभी हमारी बॉडी में कोई भी फूड बर्न होगा, ऑक्सीडाइज होगा, उससे कुछ एनर्जी निकलेगी। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगी, कुछ एनर्जी यूजेबल कंपाउंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये रेस्पिरेशन है। देखो, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में हमें डिस्टिंक्शन चाहिए। तो मैंने क्या बोला है, अगर कहते हैं लिविंग बॉडी ब्रीद या रेस्पायर, लिविंग बॉडी ब्रीद या रेस्पायर, उसमें क्या होना है? एक्चुअली रेस्पिरेशन बॉडी के हर सेल में होगी। वो सभी सेल की रेस्पिरेशन मिलके बॉडी की रेस्पिरेशन कहलाए। ठीक है। अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ना उसमें सेल होंगे, ना उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। एक और छोटी सी टर्म जिसको आप कंफ्यूज कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड डेड ऑब्जेक्ट। एक है नॉन लिविंग, एक है डेड। देखो, नॉन लिविंग की बॉडी कभी भी सेल्स की नहीं बनी होगी। डेड बॉडी में सेल्स होंगे, सेल्स की डेथ हो चुकी होगी। हमने डेड किस इंडिविजुअल को कहना है? एनी इंडिविजुअल विच वाज अलाइव एट वन टाइम बट नाउ शोज नो साइन ऑफ लाइफ, वो डेड है। समझ आया? जब तक बॉडी में लाइफ की एक्टिविटीज हो रही हैं, अलाइव है। जब अलाइव बॉडी में लाइफ की एक्टिविटीज बंद होंगी, वो डेड है। जो नॉन लिविंग है वो कभी अलाइव थी ही नहीं, उसमें डेथ का मतलब ही नहीं है। आप एक पत्थर उठा के ले आओ, वो क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो डेड नहीं कह सकते उसको। जैसे ट्री की बार्क डेड है, आप जिस भी किसी वुड के ऑब्जेक्ट पे बैठो, वो डेड है। अगर उसमें कोई मेटल का पीस लगा हुआ है, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। बेटा, हमने किसी भी छोटी टर्म में भी आपको डाउट हो, पूछते रहना है। अभी लगेगा इतनी सिंपल चीजें क्यों करवा रहे हैं? नीट के एग्जाम में जब भी आपकी गलतियां होनी है, बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी में, सिंपल चीजों में गलतियां होनी है, उनको यू टेक इट ग्रांटेड, सिंपल है। अब ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। बेटा, मुझे शुरू में थोड़ा भटकने की आदत है सिलेबस में। जब हम प्रॉपर स्पीड में आएंगे वहां इतना नहीं भटकेंगे। अभी तो छोटी टर्म आपको आदत डालनी है कि हमने किसी टर्म को रखना नहीं है, मीनिंग समझ के चलना है। अभी हम क्या कह रहे थे? लिविंग और नॉन लिविंग और डेड, तीनों में हमने डिस्टिंक्शन की है। अब कहते हैं ह्यूमन की डेथ हो गई है। डेथ का मतलब क्या होता है ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में? आप डेथ को किसको कहते हैं? डॉक्टर किसी इंडिविजुअल को कब डिक्लेयर करता है ही इज नो मोर? ब्रेन डेड पे तो जिंदा रखते हैं, वेंटिलेटर पे कई सालों तक पड़ा रहता है। अभी रिसेंट न्यूज में था, एक ने अपने उसको अलाउ किया किल करने के लिए, 22-23 साल बेड पे रहा, वो ब्रेन डेड था। बेटा, जो हम कहते हैं डेड मेडिकल प्रोफेशन में, जब डॉक्टर डिक्लेयर करेगा इंडिविजुअल नो मोर, कहते हैं कार्डिक अरेस्ट, स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। जब हार्ट बीट की स्टॉपेज हो चुकी है, डॉक्टर पूरा जोर लगा के हार्ट बीट को शुरू करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। देन दे डिक्लेयर इंडिविजुअल इज डेड। इसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल डेथ। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया डेड है, तो डेथ का क्लिनिकल डेथ क्या होगी? स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। एक है बायोलॉजिकल डेथ, सुन के हैरानी होगी। जो क्लिनिकली डेड है, कुछ देर वो बायोलॉजिकली अलाइव है, पूरी डेथ बाद में होगी। व्हाट इज बायोलॉजिकल डेथ?
ब्रेन डेड होगा, बॉडी का हर एक सेल मर जाएगा। उसकी इंडिकेशन कहां से मिलेगी हम? बॉडी पूरी तरह ठंडी हो जाएगी। जिंदा होगा, हाथ में रख दो, बॉडी थोड़ी गर्म होगी। जब डेड बॉडी को हाथ लगाओ, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आपने किसी कूल चीज को हाथ लगा लिया। स्टॉपेज ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। लोअर ट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म सुनी हुई है। स्टॉपेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी मीन सेल में कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही, सेल की डेथ हुई है, जो आपने सही बोला। वो जब सेल के प्रोटोप्लाज्म की डेथ हो जाए, विल से इंडिविजुअल इज बायोलॉजिकली डेड। फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक में। बोलो बेटा, एनिमेट का पता चला। अगर इनएनिमेट करना है, बॉडी विदाउट सेल्स, सेल्स लैक प्रोटोप्लाज्म। आ जाओ बेटा, या तो बेटा इसमें होगा, बॉडी में सेल्स ही नहीं होंगे, नॉन लिविंग है। अगर सेल नहीं, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा। ये होगा इनएनिमेट। आपकी एनसीईआरटी के सेल एज यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसको हमने थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिस्कस किया है। बेटा जब भी हम कहते हैं एनिमेट, all living organism in the world are animate. We call 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। पांचों किंगडम में एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सारे के सारे क्या होंगे? इन एनिमेट। वो क्या रहेंगे? इन एनिमेट। अब हमने टर्म यूज किया है प्रोटोप्लाज्म। अब व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? whole living material inside the cell. Whole living material inside the cell. How we decide material is living? जिस किसी भी सेल के पार्ट में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। होल लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म के पार्ट आपने सुने हुए, एनिमल सेल रिकॉल करो लोअर क्लास का, न्यूक्लियस, उसमें डीएनए, आरएनए जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म होगा। साइटोप्लाज्म सेल का, ऑल सेल ऑर्गन, उनमें क्या हो रही है? बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सेल वॉल में ऑलमोस्ट निल बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। सेल वॉल को हमेशा कहते हैं रिजिड एंड डेड पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो रिजिड एंड डेड पार्ट ऑफ प्लांट सेल याद रखना है। अगर सेल में सेल वॉल है, उसको हमने कभी भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं मानना, उसको कभी भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं मानेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी? ये सिर्फ नीट के लिए चाहिए। आपके नोट्स में देखो एक बॉक्स लगाया हुआ है फर्स्ट पेज पे, पेज 30, यहां 12 है, बेसिक्स ऑफ सेल इंट्रोडक्शन। ये एक्चुअली सिलेबस का पार्ट है, जो आपको ट्यूसडे को बुकलेट मिलेगी, उसमें ये चैप्टर डिटेल में दिया होगा। देखो यहां पे पहला ही है, प्रोटोप्लाज्म टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय पुरकिंची। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। जिस किसी ने लोअर क्लास में हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, वहां पुरकिंजे फाइबर्स होती हैं, इसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। तो टर्म प्रोटोप्लाज्म इंट्रोड्यूस या कॉइंड बाय पुरकिंजे। फिर एक और साइंटिस्ट है जूलियन हक्सले, अकेला हक्सले भी लिखा होगा। ही कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब है लाइफ तभी होगी अगर प्रोटोप्लाज्म होगा। जैसे मैंने बोला सेल तभी अलाइव है जब उसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। जो हक्सले वाला पार्ट है, +2 में इवोल्यूशन में जरूरत पड़नी है, +1 में स्कूल में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी, सिर्फ नीट के लिए। अगर ये बॉक्स है, इसके लिए साइड पे लिख सकते हो ओनली फॉर नीट। स्कूल में इसमें से कुछ नहीं आना, पर इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है जो पूरी बायोलॉजी में हमें चाहिए होगी। देखो पहला पार्ट हो गया। अब देखो आपके नोट्स में लिखा है व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट अ लिविंग थिंग। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल with the living material in the cell, the protoplasm, which make an object
living organism, an animate, the inanimate non-living thing does not has this protoplasm. ठीक है, अब एनिमेट इनएनिमेट की भी दोनों डेफिनेशन होगी. ऑल एनिमेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स. तभी याद होगा आपको मैंने बोला था वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा. उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, उसमें सेल नहीं होता, पर उसमें बायो उसकी जब किसी बॉडी में वायरस एंटर करेगा वहां वो मेटाबॉलिज्म शुरू करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेगा. तो इसको क्या कहेंगे, ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, कनेक्टिंग लिंक है. वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये आपको सेंटेंस लिखवा दिया था, अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख भी सकते हो, ये तो पूरे सिलेबस में आगे घूमता रहना है. बेटा इसी में लिखा है सम आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो सिंगल सेल के बने होंगे या मैनी सेल के बने होंगे. रिकॉल 5 किंगडम. बेटा 5 किंगडम को लाने का फायदा, ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी हमें. प्रोकैरियोट, मोनोरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम. All organisms of these two kingdoms are always formed of single cell, whether it is bacteria, cyanobacteria, mycoplasma. ये तीनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल. अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट. प्रोटिस्ट. बॉडी सिंगल सेल की भी हो सकती है, बॉडी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. अगर मल्टी सेलुलर है, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ 3 किंगडम, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, बोला था ऑल द 3 आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. तो ऑब्वियसली वहां पे बॉडी क्या रहेगी, मल्टी सेलुलर. अगर बॉडी यूनिसेलुलर है, जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज हो सकती हैं सारी एक ही सेल के अंदर होगी. रेस्पिरेशन है उसके माइटोकॉन्ड्रिया से होगी, ठीक है. अगर उसमें कोई प्रोटीन बनना उसके राइबोसोम से बनेगा. वेस्ट निकालना बाहर हो सकता है उसके लिए वैक्यूल हो इसके अंदर. अब देखो बेटा इसी में एक और पार्ट लिखा हुआ है यहां पे, सम आर फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल मल्टी सेलर वेयर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. देखो पहली बार यहां पे टिश्यू टर्म आई, फिर ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया, फिर ऑर्गेनिज्म. ये 4 टर्म समझनी है, पूरी बायोलॉजी के लिए चाहिए. टिश्यू मैंने आपको करवा दिया था, रिकॉल करो. ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल which coordinate या combine to perform one particular function. जैसे बोला था अगर आपके पास पेरेन्काइमा है सभी सेल एक जैसे होंगे. अगर आपके पास जाइलम है 4 टाइप के सेल होंगे. एनिमल के टिश्यू में भी ऐसे ही होता है. टिश्यू में किसी को कोई डाउट हो, अगर साइंटिस्ट किसी बुक में टिश्यू का दिया हो आपने वहां क्रॉस लगा देना है. आजकल टिश्यू की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई करवाए आसपास उसका मजाक उड़ा के छोड़ देना. बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से आपका जो नीट जिसको आजकल कहते हो सीबीएसई जब शुरू हुआ था उससे लेके आज तक के सारे क्वेश्चन पेपर मेरे हाथों से निकले हुए, क्योंकि 87 में हुआ था, 1987, मैं 85 से पढ़ा रहा हूं. तो यू कांट ऑब्जेक्ट कि जी सर बोल रहे ये क्वेश्चन नहीं आ गया, तो एक्सपीरियंस का फायदा लेते हैं. अगर मैंने बोल दिया यहां से कुछ नहीं आएगा, 110% नहीं आएगा. मैं इसलिए कह रहा हूं अगर विश्वास करके चलोगे तो आप अपने आप को कंफ्यूज होने से बचा लोगे. जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट अपने गिमिक दिखा के एक्स्ट्रा चीजों से आपको पीछे लगाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बचे रहोगे. बेटा आगे देखो, इसी में टिश्यू लिखा हुआ है, फिर है ऑर्गन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन? वन पार्ट इनसाइड द बॉडी परफॉर्मिंग वन पर्टिकुलर फंक्शन. बॉडी का एक पार्ट होगा, अंदर भी होता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, उसने कोई एक पर्टिकुलर काम करना है. इमेजिन करो जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम लोअर क्लास में पढ़ के आए हो 10th में, सीबीएसई वाले, आईसीएसई और जो 9th में 9-10 में पढ़ चुके होते हैं, तो स्टमक का क्या काम है? फूड को रिसीव करना, मैस्टिकेटेड फूड को डाइजेशन शुरू करनी है. अगर रिकॉल करो
स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। दो एंजाइम के 10th वाले नाम रिकॉल कर सकते हो? पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन। ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, रेनिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, तो ये प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करेगा। तो व्हाट इज अ स्टमक? पार्ट ऑफ बॉडी कंसर्न्ड विद डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़े टाइम के लिए डाइजेस्ट होंगे। चलो वो भी बता देते हैं। बेटा ये इसलिए छेड़ रहा हूं मैं कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, जब हम फूड मैस्टिकेट करते हैं बक्कल कैविटी में, तो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। उसका एक पुराना नाम है, गाइडो में देखेगा आपने, करना नहीं, टाइलिन कहते हैं इसको। ये 10th में कोई नहीं बताता। PTYLIN, ये पुराना एंजाइम का नाम है जो आजकल यूज नहीं करते। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोस बनाता है। माल्टोस स्वीट इन टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्टलेस होती है। ये लोअर क्लास में टीचर क्लास में करवाते भी हैं। चपाती का पीस मुंह में लेके चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ, स्टेलो नहीं करना। 30 से 40 टाइम अपने जॉ को मूव करना है मैस्टिकेट करते हुए। कुछ देर के बाद जो हमने चपाती मुंह में डाली थी टेस्टलेस, उसकी स्लाइटली स्वीटनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो स्वीटनेस किसके कारण है? माल्टोस के कारण। अब जब हमारे स्टमक में फूड पहुंचेगा, सलाइवरी माइलेज भी साथ जाएगा, कुछ देर तक ये स्टार्च डाइजेस्ट होती रहेगी। फिर पढ़ा आपने हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, वो एसिडिक होता है, स्ट्रांगली एसिडिक। हो सकता है 10th में इसका पीएच भी पढ़ा हो, 1.8 पीएच दिया होता है। जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, चाहे वो +1 की है, +2 की है, तो स्कूल लेवल तक। पर जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ये पीएच 2 to 3 हो जाना है। ये होता ना भी, मैंने इसलिए बता दिया मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ोगे, वहां होता ना हमें तो स्कूल में गलत पढ़ा रहे थे, यहां तो बदल गया। बेटा ऐसा होगा, हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, क्योंकि नीट में जितने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अगर कोई ये कहता क्वेश्चन गलत है हमारे एग्जाम में, कोर्ट चला जाता है। क्या जज को बायोलॉजी आती है? नहीं, वो कहेगा एनसीईआरटी की बुक को दिखाओ, जो उसमें लिखा मैं उसको मैं ठीक मानूंगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक वो है उसके लिए। तो हमें अपनी एनसीईआरटी के फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। अगर कभी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे क्लास में बता देंगे, हर क्लास में ये पढ़ोगे, पर आपने नीट के लिए और डाटा को चेंज नहीं करना। जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसमें एक एसिड होता है HCl, तो उसके कारण हमारा जो स्टमक का पीएच कम हो जाता है। जब पीएच जब तक कम नहीं हुआ तब तक स्टार्च डाइजेस्ट हो रही है। जब पीएच काफी नीचे चला जाएगा, चेंज पीएच के कारण अब सलाइवरी माइलेज काम करना बंद कर देता है, स्टमक में फिर स्टार्च की डाइजेशन नहीं होनी, प्रोटीन की होगी, लिपिड की डाइजेशन इसमें ऑलमोस्ट निल होती है, सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होनी है। तो फिर अब मैंने क्या बोला है? व्हाट इज द ऑर्गन? पार्ट ऑफ बॉडी विद वन स्पेसिफिक फंक्शन, इनसाइड आउटसाइड बॉडी के हो सकता है। बोलो ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो? फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बॉडी ऑर्गन विच कोऑर्डिनेट with one another to perform one specific function। जैसे मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इसके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, फूड की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होनी है। तो ऑब्वियसली बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ से लेके एनस तक जो भी ऑर्गन आएंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर फंक्शन। व्हाट इज अ ऑर्गेनिज्म? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच कोऑर्डिनेट टू कीप बॉडी अलाइव, वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। हमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, इसमें यह लिखा है अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, उसमें हो सकता ऑर्गन तक ही उसकी बॉडी खत्म हो जाए। प्लांट में 3 ऑर्गन बनते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, सिर्फ ऑर्गन होते हैं। एनिमल में ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं,
प्लांट में ऑर्गन से बॉडी बनती है, एनिमल से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनेगी। बेटा ये जो टर्म मैंने तीनों बोली है ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जैसे भी मैंने सेंटेंस पढ़ा है, सम आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स मल्टीसेलुलर वेयर एज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस है में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम टर्म आई है, हमने इन टर्म को रटना नहीं है, इनका मीनिंग क्लियर करेंगे। अगर हर वर्ड का मीनिंग क्लियर करके चलते हो, मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं, यू कैन स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी नीट। अगर क्रैमिंग करके चलोगे तो 200 क्रॉस करना भी मुश्किल होगा। नहीं तो जो आज तक आपके दिमागों में टीचरों ने फिट किया, बायोलॉजी क्या है, सिंपल है, रट्टे ही मारने हैं, समझना तो ज्यादा होता नहीं। फिजिक्स बहुत समझने वाली है, केमिस्ट्री थोड़ी कम समझने वाली है, बात तो आंखें बंद करके रटना है। जो आंखें बंद करके रटने को बोलते हैं उनको बायोलॉजी की एबीसी भी नहीं आती। तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, ये आपने 2 साल आदत बना के रखनी है। किसी भी टर्म को, किसी भी कंसेप्ट को क्रैम नहीं करना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ के चलेंगे। बेटा सुन लो, ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू। स्टमक में नर्वस टिश्यू भी, नर्व भी होंगे बीच में, एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, मसल भी होंगे, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। आपको 4 टाइप के टिश्यू बोले थे। तो ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू डेस्टाइन्ड टू फॉर्म वन फंक्शन। बेटा आगे देखो, इसमें एक और फीचर याद रखना है, व्हाट इज अ सेल, जो आप लोअर क्लास में करते आए हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ये पढ़ा ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अभी मैंने बोला है जितनी बॉडी की एक्टिविटी है एक ही सेल में हो रही है, सभी सेल की एक्टिविटी मिलके बॉडी की एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। बिल्डिंग बनानी है, मेन स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ब्रिक। सारी ब्रिक्स मिलके रूम बनाएंगी, दीवार बनाएंगी, सारे सेल मिलके लिविंग बॉडी बनाएंगे। जो बॉडी की सारी एक्टिविटी है वो हर सेल के अंदर हो रही है, सारी एक्टिविटी मिलके बॉडी की एक्टिविटी बन रही है। इसलिए क्या कहते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां लिखा हुआ है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अकेला रह सकता, अमीबा जैसे मर्जी पानी में घूमता रहे जिंदा रहेगा। मल्टी सेलुलर के सेल अकेले जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें कोऑर्डिनेट करना है फंक्शन के लिए। और साथ ये भी दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, परफॉर्म सेल परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सेल ने कैरी आउट करने, तभी कहते हैं फंक्शनल यूनिट। साथ ही आगे दिया है एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ, अकेला सेल इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है, उसके अंदर से निकाला ऑर्गन अकेला जिंदा नहीं रहेगा। सेल जिंदा, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल लिया मर जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बाहर निकाल लिया काम नहीं करेगा, राइबोसोम बाहर निकाल लिया काम नहीं करेगा। मीन सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सब सेलुलर कंपोनेंट्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। लास्ट में लिखा हुआ है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो पार्ट है ये आपने लोअर क्लास में सुना हुआ है, सिर्फ आपको याद दिलाना है। वी हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, ठीक है। उसने पहला सेल कहां से डिस्कवर किया, कॉर्क। कॉर्क इज पार्ट ऑफ बार्क। ट्री की छाल उतरती है बाहर, ट्री की छाल नहीं उतारते, उसको बार्क कहते हैं। उसके अंदर कॉर्क होता है। जब उस कॉर्क का थिन सेक्शन काट के इसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, इसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी। हनी कॉम्ब तो समझते हो, तो उसमें ये जो एक पार्ट है हनी कॉम्ब का, इसमें सेल जो एक हनी कॉम्ब की स्ट्रक्चर दिखी उसको,
उसमें सिर्फ सेल वॉल है, इसमें प्रोटोप्लाज्म की डेथ हो चुकी है ही नहीं। तो इस हनी कॉम स्ट्रक्चर उसने क्या देखा, स्पेस एनक्लोज्ड इन सेल वॉल। हम हमेशा व्हाट इज अ सेल, CELL। अब पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कैदी के रहने वाला कमरा होता है, उसको कहते हैं पुलिस का सेल है, जहां कैद किया हो। उस रूम में क्या होता है, सिर्फ कैदी होगा, दीवार होगी और कुछ नहीं होना, और कुछ भी नहीं होता। पानी पूनी की उसको आवाजें लगानी पड़ती है, मूड होगा देंगे, नहीं नहीं देंगे। तो ये जो एम्प्टी स्पेस एनक्लोज्ड विद इन सेल वॉल, इस स्ट्रक्चर को पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया, पुलिस के सेल को दिमाग में रख के। आजकल हमें पता है हर सेल में सेल वॉल नहीं होती, हर सेल अंदर से एम्प्टी भी नहीं होता। तो जो सेल टर्म रॉबर्ट हुक ने यूज की, वाज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल? नो, इट इज अ मिसनॉमर। ये गलत टर्म है। उसने बोला सेल इज अ एम्प्टी स्पेस एनक्लोज्ड बाय सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं होती, प्लांट सेल लो, एनिमल सेल लो, सेल एम्प्टी नहीं, उसमें साइड उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो सेल क्या है, मिसनॉमर। ये जो मिसनॉमर वाला अगर देखना हो, ये बॉक्स में लास्ट सेंटेंस देखो, लास्ट छोटा डॉट वाला सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है टर्म सेल इज मिसनॉमर एज ए लिविंग सेल इज नाइदर हॉलो नॉर ऑलवेज कवर्ड बाय सेल वॉल। नीट का क्वेश्चन है, व्हाई वी कॉल सेल एज अ मिसनॉमर इन मॉडर्न साइंस टर्मिनोलॉजी? मिसनॉमर क्यों है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, सेल वाज अ एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड इन अ सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, हर प्लांट एनिमल सेल एम्प्टी नहीं होता, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये टर्म क्या है, रॉन्ग यूज की हुई है, सो इट इज अ मिसनॉमर। बोलो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो? एक तो हमने रॉबर्ट हुक का ध्यान रखना है, इसका इंटरनेशनल बायोलॉजी में ईयर भी मिल जाएगा, किस ईयर में इसने सेल डिस्कवर किया। आपने नहीं करना, ये 1674 के आसपास है, लिखना भी नहीं, याद भी नहीं करना। मैं कभी कभी ऐसे ईयर बोलूंगा, गाइडों में क्वेश्चन देख सकते हैं, आपने उसको काट देना, बिल्कुल आजकल ईयर नहीं आता, सिर्फ एक ईयर इसमें से आता है, वो आता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ये आपकी एनसीईआरटी में रॉबर्ट ब्राउन, ये जो उसने सेल न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831। इसमें भी साइंटिस्ट आता है, ईयर रिपीट नहीं होता, कर लो इमरजेंसी में, डर के मारे हम कर रहे हैं, शायद गलती से आ ना जाए। इसने ये न्यूक्लियस कहां से डिस्कवर किया? अब कहां से डिस्कवर किया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के लिए चाहिए। आपने ये सुना होगा, ब्यूटीफुल फ्लावर बीरिंग प्लांट है ऑर्किड, भी इस प्लांट की रूट से डिस्कवर किया। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन फ्रॉम ऑर्किड रूट, ये याद रखना है, ईयर 1831। ये मैंने साइंटिस्ट पिछले 20 साल में 2 बार नीट में देखा है। तो साइंटिस्ट और ईयर कहां से डिस्कवर किया, ये जो कहां से डिस्कवर किया वाला क्वेश्चन है, ये आता है नीट में, रेयर है। रेयर का मतलब है 15-20 साल में गलती से आएगा, 99% ये आएगा नहीं, हमें इमरजेंसी के लिए करना पड़ेगा। बेटा अगर तो आप चाहते हो कि मैंने तो सिर्फ एम्स से एमबीबीएस करनी है, जितने हमारे पास बहुत एम्स के कॉलेज है, ओरिजिनल एम्स एक ही है दिल्ली, वो ऐसा कॉलेज है आप सोच के हैरान होंगे, उससे कम पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेज की ईयर की फीस ही नहीं है, उससे कम। तो देखो आपको लगता है कितनी फीस होगी साल की वहां पे, एमबीबीएस की है, दिमाग में रखना, अबाउट 1600 पर ईयर है, अबाउट 1600। हॉस्टल सब्सिडाइज्ड है, अगर गवर्नमेंट आपके खाने पे 500 रुपया महीने का खर्च करती है, आपसे 100 से ज्यादा नहीं लेती, और वहां से टॉप के डॉक्टर पैदा होते हैं। पर अनफॉर्चुनेट है, उनमें से 90% इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं, सारे अमेरिका सेटल हुए होते हैं। आपके ग्रुप में एक लड़की है सीरत,
उसके चाचा जी मेरे पास पढ़े 92 में, 3 साल पहले उसका ब्रदर पढ़ा तो चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, उसके चाचा जी एम्स से पढ़े, अमेरिका में न्यूरो सर्जन है, इंडिया में क्यों नहीं रुके? लगता शायद मुझे यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करने का मौका मिले, टॉप के जो साइंटिस्ट हैं वही मिलते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता भाग जाओ, अरे कम से कम पहले हिम्मत तो करो उस कॉलेज में जाने की, बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उस कॉलेज में जाना है तो एक एक मार्क्स के अंदर उसकी सीटें फिल हो जाती हैं। अगर मान लो टॉप का मान लो 700 नंबर पे एडमिशन हुई है, 695 के बीच ही 500 सीटें खत्म हो जाती हैं। सॉरी वहां पे अब 150 सीट्स हैं, कभी 50 हुआ करती थी उसमें। वो सिर्फ टॉप का इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। उसमें जाना है तो आपको अपना टारगेट कि मैंने 720 टोटल है नीट के, 700 और 720 के बीच अपने आप को लेके जाना है। अब से 3 साल पहले पेपर बहुत इजी आना शुरू हो गया था नीट का, 18 बच्चों का स्कोर 720 आउट ऑफ 720 था। 2 साल से उन्होंने थोड़ा लेवल ठीक कर दिया। लास्ट ईयर टॉपर का 800 स्कोर भी नहीं था, 685 था टॉपर का। ये स्कोर अगर पेपर सही ढंग का आएगा हाई स्कोर नहीं होता। अब देखो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हु डिस्कवर्ड सेल। अब जो सेल डिस्कवर किया इसने वो किस प्लांट से डिस्कवर किया? तो मैंने बोल दिया ये सेल कहां से डिस्कवर किया? कॉर्क, इन बार्क ऑफ, ये प्लांट का नाम चाहिए। इसके दो ये तो कॉमन नेम है, ओक, ओ ए के कॉमन नेम है। अगर बायोलॉजिकल नेम करोगे दैट इज क्वर्कस सुबर। बेटा जो आजकल का नीट का पैटर्न है बायोलॉजिकल नेम आना ही नहीं है, ये तो मैंने इमरजेंसी के लिए लिखवा दिया है, जिसे याद रहे अच्छी बात है, ना याद रहे उससे भी अच्छी बात है, आना नहीं है, पर ये ओक याद रखना है। चलो सभी ने ये कॉर्क देखा हुआ है, जितने भी किसी भी बॉटल के ढक्कन में स्टॉपर होता है, ये डिस्क लाइक होता है। कोई भी बॉटल खोल लो ये डिस्क लाइक मिलेगा, प्लास्टिक नहीं होगा, कॉर्क है ये। ज्यादातर किस में मिलेगा ये कॉर्क? कोई परफ्यूम की बॉटल है, जब परफ्यूम खत्म हो जाए ढक्कन तोड़ के देखो पक्का होएगा ये इम्परवियस टू एयर है। अगर परफ्यूम में एयर चली जाती है सारा इवेपोरेट होके खत्म हो जाता है परफ्यूम यूज करने से पहले ही, तो उसको सिर्फ हमने इवेपोरेशन से रोकने के लिए यूज करते हैं। जितनी भी अल्कोहल की बॉटल्स आती हैं उनके अंदर बड़ा सारा कॉर्क होता है, स्पेशली वो कॉर्क कहां देखने को मिलेगा? शैंपेन की बॉटल में। देखनी कोई सेलिब्रेशन हिला के फाउंटेन से बाहर निकालते हैं उसको, उसका जो स्टॉपर एकदम हवा में उड़ता है वो कॉर्क का बना हुआ है। तो अगर आपको कॉर्क पता है कॉर्क कैसा होता है, जिंदगी भर नहीं भूलते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है, ये जो बार्क है कॉर्क वाला पार्ट, इसको आग कभी नहीं लग सकती, जितनी मर्जी कोशिश करके देख लो। तो जहां पे फायर प्रूफ रूम क्रिएट करना है उसकी वॉल में इसकी फिलिंग करते हैं। ये रूम को साउंड प्रूफ भी बनाता है। जितने स्टूडियो रिकॉर्डिंग के गाना वगैरह म्यूजिक रिकॉर्ड करने वाले, उनकी वॉल हमेशा क्या होती है? साउंड प्रूफ। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, गाना गा रहे पिछो तो कहते भी किसी गाड़ी का हॉर्न भी सुनना बीच में सुन रहा फालतू, वो नहीं होगा। ये कॉर्क की मैंने कहानी क्यों सुनाई है? आपको प्लांट का नाम याद हो, कॉर्क मैंने आपके दिमाग में फिट कर दिया क्या है, तो कभी गलती नहीं होगी। बोलो इसमें कोई डाउट हो? अब देखो जल्दी जल्दी में गलती क्या होनी है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, दोनों नाम मिक्स होने। बेटा मैंने रॉबर्ट हुक इसलिए लिखा, ये लोअर क्लास से पढ़ते आए हो। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन हो? फिर है हु डिस्कवर्ड, या हु फर्स्ट सॉ स्केच्ड अलाइव सेल। किस साइंटिस्ट ने पहला जिंदा सेल स्टडी किया, उसकी डायग्राम तक बनाई, उस साइंटिस्ट का नाम चाहिए लियोन हुक। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है, लीवन हॉक लिखा होगा। एवी एंटन वॉन, पूरा नाम नहीं लिखा होगा, एंटन वॉन लियोन हुक। ये
अब ये बेसिकली ये साइंटिस्ट जो था लियोन हुक बेसिकली कौन था? एक स्पेक्ट बेचने वाला था। उसने पहली माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी। उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने पॉन्ड के वाटर के ड्रॉप को देखा था। पॉन्ड के वाटर का ड्रॉप रख लिया ग्लास के ऊपर, स्टडी किया। उसमें सबसे जो पहला सेल उसने स्टडी किया, पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया स्टडी किया था उसने। उस लिविंग सेल को उसने एनिमल क्यूल कहा था, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। इट वाज एक्चुअली बैक्टीरिया। बाद में उसने क्या किया, ह्यूमन की बॉडी के सेल स्टडी किए। उसमें ह्यूमन का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इवन ह्यूमन के मेल गेमीट तक उसने स्टडी किए। क्या क्या स्टडी किया उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट अलाइव सेल, हु स्केच्ड फर्स्ट अलाइव सेल, वो सेल कौन सा था? बैक्टीरिया। ये याद करना है हमने। कहां से किया था? पॉन्ड वाटर, रेन वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड। फ्रेश नहीं होना, फ्रेश में कुछ नहीं होना। देखो यहां पे बेटा आपके नोट्स में लिखा हुआ है, देखो, A.B. लियोन हुक first saw, described and sketched a live cell from pond water which was bacterium. It was Robert Brown who discovered nucleus in 1831 from orchid roots. ये साथ ही है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। बेटा ये दो टर्म है, ये आपको एक सी लगती है लोअर क्लास में, हमें इसमें डिस्टिंक्शन करनी है। एक है साइटोलॉजी, एक है सेल बायोलॉजी। ज्यादातर टीचर इसको एक ही बताना शुरू हो जाते हैं, दोनों अलग अलग है। देखो साइटो टर्म कनेक्टेड विद सेल, जहां भी वर्ड साइटो होगा इसका मतलब है सेल की बात कर रहे हैं। लॉजी इज स्टडी, स्टडी ऑफ सेल। इसमें सिर्फ हमने स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, फंक्शन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल अलोंग विद फिजियोलॉजी ऑफ सेल, सेल कैसे काम करता है, सेल में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कैसे कैसे उसका पूरा मैकेनिज्म, वो किस में आएगा? सेल बायोलॉजी। तो दोनों ये बिल्कुल बेसिक टर्म है, मैं आपको अभी बता देता हूं। नीट में जब भी आपकी गलती होगी, सिंपल क्वेश्चनों में होगी, कॉम्प्लेक्स बड़ा कॉन्शियसली करोगे, कभी गलत नहीं होगा। सिंपल लगेगा तो बड़ा सिंपल सा है, बाहर आके याद आना ये गड़बड़ कर ली हमने। देखो बेटा ये दोनों टर्म यहां दी हुई है। पहले है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम ओक ट्री कॉर्कस ह्यूबर। Inside the cork there was empty space enclosed in wall. He called it cell. ये समझा चुके हैं। सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल along with its functions. जो इंटेग्रेटर फॉर नीट है, ये अच्छे रैंक के लिए, इसमें जो टर्म्स है आपको इधर उधर पढ़ने को मिलेंगे। जैसे बेटा यहां पे अब देखो, पहली है टोटी पोटेंसी, स्पेलिंग ठीक करो। वर्ड है टोटी पोटेंसी, टोटी पोटेंसी। पहले सुन लेना, इस पे दो क्वेश्चन है जो नीट में बार बार आते रहे। टोटी वर्ड हम टोटल से लिया, पोटेंसी एबिलिटी, ठीक है। तो सुन लेना, व्हाट इज द टोटी पोटेंसी? एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इस टोटी पोटेंसी। मीन हर सेल में एक पोटेंशियल है, एबिलिटी है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी एनिमल में बड़ी कॉमन है, प्लांट में, सॉरी, प्लांट में बड़ी कॉमन है, एनिमल में थोड़ी मुश्किल है। समझा मैंने क्या बोला है? एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। हम किसी भी प्लांट के जिंदा सेल को पूरे प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें उसके अराउंड न्यूट्रिएंट मीडियम, उसको कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल से डिफरेंट देनी पड़ेंगी। उसके लिए हो सकता है एक ब्रांच है बायोलॉजी की, टिश्यू कल्चर, एक ब्रांच है टिश्यू कल्चर। हम प्लांट के किसी भी टिश्यू को कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं, उससे पूरे प्लांट बना सकते हैं। देखो यहां पे बेटा लिखा टोटी पोटेंसी, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल इज टोटी पोटेंसी। जो आगे वाला सेंटेंस है ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है।
कि जो सेल टोटिपोटेंट होगा उसमें दो कंडीशन चाहिए। सेल मस्ट बी अलाइव, डेड सेल नहीं होना चाहिए। अगर अलाइव सेल, हमें पता है अलाइव सेल में प्रोटोप्लाज्म भी होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होना चाहिए, तभी टोटिपोटेंट है। अगर न्यूक्लियस नहीं है सेल टोटिपोटेंट नहीं होगा। हो सकता सुना हो, सीव ट्यूब का नाम सुना है कभी? फ्लोएम का पार्ट है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। जो सीव ट्यूब सेल होता है वो लिविंग सेल होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो सीव ट्यूब टोटिपोटेंट होगी? नहीं, न्यूक्लियस नहीं है। अगर ह्यूमन के सभी सेल टोटिपोटेंट है, आरबीसी में ह्यूमन के न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। वो कभी टोटिपोटेंट हो सकता है? नहीं होगा। जितनी आप पढ़ते हो ट्रेकीड वेसल, वो डेड सेल होते हैं, वो भी टोटिपोटेंट नहीं होंगे। तो टोटिपोटेंसी के लिए दो कंडीशन क्या है? सेल मस्ट बी अलाइव, सेकेंडली इट मस्ट कंटेन न्यूक्लियस। ये मैटर होता है कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक या सिर्फ यूकैरियोट में होती है टोटिपोटेंसी, प्रोकैरियोट तो होता है सिंगल सेल का, वो तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही है। सुन लो टोटिपोटेंसी का एडवांटेज क्या, थोड़ी सी फैसिनेशन में लेके चलते हैं। आप इमेजिन करो हमें 200 प्लांट चाहिए एलिमेंट का, तो किसी भी गार्डन में हम जब प्लांट ग्रो करेंगे तो कम से कम कितने सीड हमें चाहिए? कितने प्लांट बनाने हैं? 200। पर जब हम प्लांट ग्रो करेंगे उन सीड को कुछ एनिमल पहले ही खा जाएंगे। गार्डन में स्क्विरल घूम रही होगी, वो भी बीच में खाएगी, कुछ चूहे भी हो सकते हैं वो भी खा जाएंगे। जितने हमें प्लांट चाहिए ऑलमोस्ट डबल हमें प्लांट ग्रो करने पड़ेंगे। सीड, उन सीड में से क्या होगा, कुछ जो है प्लांट बनेंगे वो बेचारे पूरे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने प्लांट सीड से प्रोड्यूस करना है हमें काफी सीड कंज्यूम करने पड़ेंगे प्लांट ग्रो करने के लिए। टिश्यू कल्चर में क्या कर सकते हैं, एक प्लांट के लीफ का थोड़ा सा पार्ट लिया, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करके मास ऑफ सेल बना लिया, उसको कैलस कहते हैं, डिवाइडिंग सेल का मास। उसमें से एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यूट्रिशन बदल के सीधे प्लांट उससे ग्रो कर सकते हैं। एक ही टेस्ट में हजारों प्लांट ग्रो कर जाएंगे। उन प्लांट को अगर हम सॉइल में ग्रो कर दें, सारे सीड बच गए? सारे सीड बचेंगे नहीं। सोच के देखो, कल को पता लगे वीट ग्रो करनी है, जाओ टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी चो वीट दी पनीरी ले लो, छोटे छोटे प्लांट ले लो, खेत में ग्रो कर लो, कितनी वीट बचेगी? हजारों टन इंडिया में वीट शो करने में यूज होती है। ये टोटिपोटेंसी का लॉन्ग रन में एडवांटेज है। ये सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, जिस दिन कभी रियलिटी बनेगी बहुत बड़ी चेंज आने वाली। बेटा ये टोटिपोटेंसी मैंने क्यों थोड़ी सी कहानी बना के सुनाई है, याद रहे टोटिपोटेंसी का क्या फायदा हो सकता है। बेटा अब देखो टोटिपोटेंसी में किसी को प्रॉब्लम हो, इसकी डेफिनेशन भी नीट में आती है, कंडीशन फॉर सेल टू बी टोटिपोटेंट वो भी है। एक वर्ड है प्लूरिपोटेंसी, वर्ड है प्लूरिपोटेंसी। आप ये भी समझते हो जब भी ह्यूमन की बॉडी बनती है जाइगोट से, पहले सेल डिवीजन होती है, जाइगोट से 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 16, 32, 64, सभी सेल एक जैसे होंगे। मैंने क्या कहने की कोशिश की है, अर्ली सेल्स इन एम्ब्रियो आर एग्जैक्टली सिमिलर, पर जब उससे पूरी बॉडी बन जाएगी तो कोई सेल नर्व सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई सेल मसल में कन्वर्ट होगा, कोई बोन में कन्वर्ट होगा। दिस एबिलिटी ऑफ इमेच्योर सेल टू develop differently to form different cell is pluripotency। समझा मैंने क्या बोला है? ability of immature cell to differentiate या mature differently is pluripotency। बेटा नोट्स में पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको लिखने पे फोकस मत करो, समझने पे। बेटा जो नहीं लिखा होगा ना वो आपको क्लास में आराम से लिखवाएंगे। एक आदत डालो, ये मेडिकल कॉलेज में जाने वालों की
पहला ट्रेट है। अब तक हो सकता आप में से स्कूलों में टीचरों ने गलत आदत आपको डाली होती है, घर से वो ठीक आदत तो डल सकती है आपको। आप अपनी लोअर क्लास से रिकॉल करो, आईसीएसई एक्सेप्शन है बेटा, उसके बारे में नहीं सोचना, आपके स्कूल में वो पैटर्न नहीं है, आईसीएसई वालों का पैटर्न डिफरेंट है। आपको छोटी क्लासेस में जो आपको टेक्स्ट बुक लगवाते थे साइंस के, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखवा देते कि नहीं लिखवाते। फिर बच्चों को अपनी कॉपी पढ़ने की आदत होती है कि क्वेश्चन तो उसी में से आने हैं, फिर वो अपनी जो टेक्स्ट बुक लगाए उसको पढ़ना भूल जाते हैं। अगर आपको घर से पूरी ट्रेनिंग है फैमिली से, तो आपको अपनी बुक का एक एक वर्ड पढ़ के समझने की आदत डाली होती है, जिसको नहीं है उसको अब डालनी पड़ेगी। अगर मैं आपको सब कुछ क्लास में लिखवा दूं, स्कूल में हाई स्कोरिंग होगी, गारंटी नहीं है नीट में सिलेक्शन की। आपको जो भी नोट्स मिले या एनसीईआरटी की बुक जो आपकी होगी, उसकी एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं सोचना ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल मैं छोड़ देता हूं, ये तो एग्जाम में आता नहीं, क्या करना है। हमें ये दिमाग में रखना है, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नीट के क्वेश्चन की फॉर्म में अपीयर हो सकती है, हमें एक एक लाइन क्लैरिटी से पढ़नी है। देखो यहां प्लूरिपोटेंसी लिखी हुई है, देखोगे एबिलिटी ऑफ एनी इमैच्योर सेल टू डेवलप डिफरेंटली इन एम्ब्रियो, लिखा फॉर एग्जांपल अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल मे डेवलप इनटू नर्व सेल, मसल सेल एटसेट्रा। ठीक है, अगर तो एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल, टोटिपोटेंसी एबिलिटी ऑफ इमैच्योर सेल टू डिफरेंशिएट डिफरेंटली टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी, वो क्या है, प्लूरिपोटेंसी। ये दोनों टर्म नीट में आपको इधर उधर सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगी। एक है होम्योस्टैसिस, एक ये टर्म चाहिए होम्योस्टैसिस। बेटा ये टर्म भी बार बार पूरे सिलेबस में घूमनी है, सेल बायोलॉजी के अंदर पहली बार करते हैं। सुन लो होम्योस्टैसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। जो मतलब कांस्टेंट, रिलेटिवली कांस्टेंट है, माइनर फ्लक्चुएशन हो सकती है। जैसे आपकी बचपन की जो सुना हुआ है, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या सभी का 98.4 होता है? ये थोड़ा ज्यादा, किसी का कम। 98.4 एवरेज लिया हुआ। बुखार हो जाए तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं हिली एरिया में चले जाए, हिली एरिया नहीं, चलो सीधा जबरदस्त ठंड में ले चलते हैं, नॉर्थ पोल पे चले जाए जहां सारा साल बर्फ जमी रहती है, वूलन ले जाना भूल गए, क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया से डेथ तक हो सकती है। मीन बॉडी का टेम्परेचर, अगर हमारी हेल्दी बॉडी है वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। नहीं, नर्वस ब्रेन में पढ़ा होगा थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। वही थर्स्ट सेंटर है, वही स्टाइटी सेंटर है, ठीक है, वही थर्मो रेगुलेटर। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा, हीट जनरेट होगी। जब हमारी बॉडी में के अराउंड टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो करके एनर्जी कम बनाएगा, हीट को कम कर देगा। तो हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस कौन मेंटेन कर रहा, विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस। फिर आपने पढ़ा होगा हमारे ब्लड का पीएच कितना, मैंने बताया था आपको 7.4। अगर हम एसिडिक कोई चीज ज्यादा खा लें, पीएच कम हो जाएगा। बेसिक हमारा न्यूट्रिशन ज्यादा हो तो उसका पीएच क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, पर वो रहेगा 7.4 के आसपास।
जब हायर क्लासेस में जाओगे वहां आपको कहते हैं ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है 7.4 प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 0.2 का मतलब है 7.4 से 0.02 नीचे भी हो तो ऊपर भी हो सकता है। मीन 7.4 के अभी मैंने बोला है 7.4 से ये थोड़ा या 0.2 डिग्री कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, पर रहेगा इसके आसपास ही। समझ आया? तो हमारी बॉडी की किडनी का क्या फंक्शन होता है? एक्सक्रीशन। हमें तो यही पता ना, किडनी हमारी बॉडी में वाटर को और जितने मिनरल सॉल्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन को सेम रखती है। मीन किडनी इज फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल्स इन आवर बॉडी। बेटा जो एग्जाम्पलें बोल रहे हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने फिर बोला है ये बॉक्स में किसके लिए चाहिए? नीट के लिए। स्कूल के लिए इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। पूरे सिलेबस में कहीं कहीं एक इसकी आगे एग्जाम्पलें मिलेंगी। बेटा आपके नोट्स में लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस, फिनोमिना ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इन इंटरनल एनवायरनमेंट इज होम्योस्टेसिस। किडनी मेंटेन होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड सॉल्ट। आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिस दिन पानी ज्यादा पी लें यूरिनेशन बढ़ जाएगा, यूरिन प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ेगा। पानी कम पड़ेंगे पिएंगे यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये किसने बढ़ाना, कम किसने करना है? किडनी ने करना। अगर आपने नमक ज्यादा खाया तब भी यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, चाय ज्यादा पी तब भी बढ़ेगा। ठीक है? मींस हमारी बॉडी में वाटर की एक कंसंट्रेशन फिक्स है, बॉडी ने मेंटेन करनी है, किडनी की हेल्प से करनी है। हाँ, अगर हमने हमारी बॉडी से इतना पानी बाहर निकल रहा है, ज्यादा स्वेटिंग के कारण हो सकता है। ठीक है? अगर ज्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा, सुनोगा बॉडी की डिहाइड्रेशन होकर डेथ हो सकती है। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर क्या देता है? इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देता है। पाउच आता है, पानी में घोल के पीते रहो। क्यों पिला रहा है वो? कि लूज मोशन से बॉडी के मिनरल बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो सॉल्ट के बॉडी का सॉल्ट का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट ने उसको ठीक करना है। तो ये ना हो डिहाइड्रेशन से डेथ हो जाए। नहीं, ये बच्चों में प्रॉब्लम आती है। जहां तो पढ़ी लिखी जनता उसको तो पता है, स्लम्स में कई बार लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चे को लूज मोशन लगे कहते आज वेट कर दे, कल वेट कर दे, शायद एक दो दिन अपने आप ठीक हो जाएंगे। पता लगा 2-3 दिन से आ नहीं रहा, डिहाइड्रेशन में दुनिया से बच्चा निकल जाता है। ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक इंस्ट्रक्शन है जो आपने कभी देखा होगा, जितने भी आपके आसपास लोग हैं, शिकंजवी समझते हो? सारे लोग सर्दियों में पीते हैं, गर्मियों में पीते हैं, क्यों? अरे स्वेटिंग से बहुत ज्यादा सॉल्ट और मिनरल वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है स्वेटिंग के थ्रू। उसको मेकअप हमने किससे करना है? शिकंजवी में हमने नमक डाला हुआ है, सॉल्ट, उसके थ्रू पानी भी ज्यादा पिया जाता है। विटामिन सी जो आपके नींबू में है वो आपकी बॉडी में सेल की रिपेयर के लिए काम आता है। बेसिकली उसका शिकंजवी का काम क्या है? हमने वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का मेंटेन करना है। आप सोच के देखना, कोई लेबरर आपके घर में धूप में काम कर रहा है, घर बन रहा है, उनकी पानी की कंजम्पशन अपनी सोच के देखना, जमीन आसमान का फर्क होगा। जब 2 से 4 लीटर पानी वैसे ही पी जाएगा पूरे दिन में, स्वेटिंग से बहुत लूज कर रहा है। आप गाड़ी में एसी में आए, क्लास में एसी में बैठे, घर में फिर एसी में, स्वेटिंग ज्यादा होगी, फिर आपकी वाटर की कंजम्पशन उससे कहीं कम होगी। बेटा ये जो मैंने होम्योस्टेसिस वाला कंसेप्ट है, अब स्कूल के लिए इस पर फोकस नहीं करना। मैंने जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा ना, जो फर्स्ट कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, बीच में कहीं मिल जाएगा, उसके क्वेश्चन आपने घर में करके देखने। किसी को डाउट है उसका आंसर कैसे लिख रहा है, प्रॉब्लम आगे पीछे डिस्कस करोगे। मोर ओवर जब वो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर इसी पे होगा, वो जो आपको क्वेश्चन लिखवा बैंक दिया होगा, एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की लंबी असाइनमेंट मिलेगी, इस चैप्टर की सबसे लंबी असाइनमेंट होगी। डरा देते हैं बेटा, कोई भी मार्केट से गाइड ले लो,
उसमें एक चैप्टर के 150 के आसपास MCQ मिलेंगे। मेरे वाली असाइनमेंट होगी, डरा रहे हैं आपको, 400-450 क्वेश्चन होगा। अगर उस 400-450 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाहर ना तो किसी एकेडमी की असाइनमेंट में होगा, ना किसी एकेडमी के टेस्ट में होगा, ना कभी उसके बाहर नीट में कुछ आएगा। पर थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। पर जो क्वेश्चन बैंक किस ढंग से होता है, पहले आर्टिकल वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, एक आर्टिकल किया 10-12 क्वेश्चन कर लिए, एक आर्टिकल किया 10-12 क्वेश्चन कर लिए, फिर एंड में कंबाइन एक असाइनमेंट दी होती है। बेटा आजकल मैंने असाइनमेंट थोड़ी छोटी करनी शुरू की है। आजकल पता नहीं मैं गलत हूं या बच्चों की आदत नहीं रही, पहले की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करते, जो मैंने आज से 15-20 साल पहले बच्चों को देखा है। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले, आज से 15-20 साल पहले कोई टीचर बुकलेट्स नोट्स नहीं देते थे, एक लंबी मोटी सी बुक लगवा देते, पढ़ो अपने आप, क्लास में समझा दिया, बुक आपने पढ़नी है। अब नोट्स उससे कंडेंस किए हुए हैं, क्योंकि आजकल स्कूलों ने आपकी आदतें खराब की हुई हैं। कि भी आदत खराब करने का पर्पस, मैं खत्म करने का मतलब क्या बोल रहा हूं, जो आपकी आदतें खराब की हुई हैं। मुझे लगता है इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया हुआ, तो ऑन है। लाइट गई होगी तो चलो कोई नहीं। बेटा इसमें अब देखो, इसके आगे है बेटा होम्योस्टैसिस हो गया। अब है लिविंग सेल, दो टाइप के होते हैं, दोनों टाइप करवा दिए आपको, सिर्फ रिपीट करेंगे। लिविंग सेल आइदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट करवाए थे। व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, उसके दो फीचर करवाए थे, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस विद डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, उसमें डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल होगा, वो सर्कुलर होगा, हाईली फोल्डेड होगा, फ्री ऑफ हिस्टोन होगा। बेटा ये फीचर लिखवाए थे आपको। प्रोकैरियोट सेल का पहला फीचर क्या था, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस के अराउंड यूकैरियोट में होगी। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें लिखा dsDNA, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वेट करो, डीएनए के स्ट्रक्चर में आएगा डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, इसमें कहेंगे विदाउट हिस्टोन्स, एक टाइप का प्रोटीन है जो डीएनए के साथ अटैच होता है। यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ये डीएनए क्या होगा, सर्कुलर। ये दो मान लो, एक स्टैंड डीएनए का, ये दूसरा स्टैंड है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, रिंग, रिंग फोल्डेड है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने क्या बोला है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सेकंड फीचर क्या किया था, रिकॉल कर सकते हो, मेम्ब्रेन कवर्ड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट। देखो मेम्ब्रेन बाउंड मैंने आपको ऑर्गन 3 करवाए थे विद डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ईआर, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गन है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गन नहीं होते। ये दो ही फीचर करने हैं। तो आपको मैंने प्रोकैरियोट की 3 एग्जांपलें बोली थी, याद करो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला था, एंड माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोट। अब देखो नोट्स में जो लिखा हुआ है, सेल कंटेनिंग अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मींस it contains centrally located genetic material of circular double-stranded DNA without attached histone protein, without nuclear membrane. It also lacks cell organs covered by membrane like vacuole, mitochondria, ER, etc. Example bacteria, cyanobacteria, blue green algae, mycoplasma. AN को काट के M करो, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, AN लिखा हो, इसको आपने M कर लेना है। प्रोकैरियोट का लास्ट सेंटेंस है, उसका सेकंड वर्ड है, एन की जगह माइको चाहिए, माइकोप्लाज्मा।
एक्सेट्रा के बाद का पार्ट गलती से टाइपिस्ट ने टाइप करके काटना बंद भूल गया वो। आगे यूकैरियोटिक सेल, इसी से डेवलप कर लेते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहां अनऑर्गेनाइज सर। वेल ऑर्गेनाइज का पहला फीचर क्या है? मोर देन वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, एक नहीं एक से ज्यादा होंगे, वो लीनियर होंगे। यहां सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर, सिंगल मॉलिक्यूल है। यूकैरियोट में मोर देन वन डीएनए मॉलिक्यूल, वो थ्रेड लाइक लीनियर होगा, अटैच टू हिस्टोन प्रोटीन होगा। बेटा हिस्टोन एक प्रोटीन की टाइप है, जैसे ऑल प्रोटीन्स आर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। पेप्सिन भी प्रोटीन है, रेनिन भी प्रोटीन है, हिस्टोन भी एक टाइप का प्रोटीन है। डीएनए पे हिस्टोन अटैच्ड होंगे, फिर डबल न्यूक्लियर एनवेल्प भी होगा। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियर पुरो में नहीं होती। फिर दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स ऑलवेज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन ऑलवेज प्रेजेंट। वही क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता, नहीं भी, प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा होगा, ईआर हमेशा होगी। लाइसोसोम एनिमल में होगा, प्लांट में नहीं होगा। मींस उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होने चाहिए। प्लांट एनिमल के कुछ ऑर्गन एक दूसरे में एब्सेंट हो सकते हैं। बेटा यहां पे आगे देखोगे, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, आगे जो पैराग्राफ है ये पूरा एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है। इसमें कंट्रोवर्सी टीचर क्रिएट करते हैं, आपने उसको करेक्शन नहीं करनी। यहां पे दो साइंटिस्ट का नाम मिलेगा, हो सकता है टर्म सुनिए, सेल थ्योरी, लोअर क्लास में पढ़ी होती है। जो उसकी डेफिनेशन है एनसी, उसकी जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाट इज द सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट ने दी। मैथियस श्लीडन, नोट्स में लिखा हुआ है, मैथियस श्लीडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मनी का बॉटनी का टीचर है, जर्मन बॉटनिस्ट है। इसने क्या कहा था? बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। प्लांट की बॉडी अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है। दूसरा है यहां पे थियोडोर श्वान, ये भी दिया होगा, थियोडोर श्वान, इनके ईयर भी दिए होंगे, 38 39 के आसपास दोनों होने चाहिए। श्वान जूलॉजिस्ट है, ब्रिटेन का है। अब नीट में कौन सा साइंटिस्ट किस सब्जेक्ट का है, बॉटनी जूलॉजी, किस कंट्री से, ये भी याद रखना पड़ेगा। आपने हो सकता है लोअर क्लास में नर्व सेल की स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, एक्सॉन का नाम सुना हुआ है। एक्सॉन के बाहर एक सेल की कवरिंग होती है, श्वान सेल कहते हैं उसको, इसी के नाम पे नाम है उसका। थियोडोर श्वान इज zoologist from Britain. He stated body of animal is formed of large number of different types of cells. एनिमल की बॉडी भी मोर देन वन सेल की बनी हुई है, और सेल की अलग अलग टाइप हो सकती है अकॉर्डिंग टू टिश्यू। फिर दोनों ने मिलके 1839 में सेल थ्योरी दी। दोनों मिलके क्या किया? 1839 में सेल थ्योरी दी। उसकी एक सेंटेंस में स्टेटमेंट है, लिविंग बॉडी ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, प्लूरल में यूज किया, सिंगुलर में नहीं है। लिविंग बॉडी ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, या सेल की सिक्रीशन। जैसे याद करो, प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल सिक्रीट करता है, वो सेल की सिक्रीशन है। तो मैंने क्या बोला है? लिविंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड देयर सेल प्रोडक्ट्स, सेल सिक्रीशन, ये सेल थ्योरी है। उसको फिर बाद में मॉडिफाई किया एक और साइंटिस्ट है, रुडोल्फ विर्शो, ये भी नोट्स में दिया हुआ है। साइंटिस्ट कौन सा है? रुडोल्फ विर्शो। इसका ईयर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1855। उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, एक और फीचर ऐड कर दिया। जब श्लीडन श्वान ने सेल थ्योरी दी, दे नेवर एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल डेवलप। उनको सेल डिवीजन का नहीं पता था, तो ओरिजिन ऑफ न्यू सेल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रुडोल्फ विर्शोव ने क्या किया? पहली बार स्टडी किया
लिविंग सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। एक सेल है, दो बने सेल डिवीजन होगी, दो से चार बने फिर सेल डिवीजन होगी, समझ आया? न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। उसके लिए इसने लैटिन का एक फ्रेज यूज किया है, ये नीट में बार बार आता है। देखो यहां पे लिखा होगा, यहां पे ओमनिस सेलुली सेलुला, ये वर्ड है ओमनिस सेलुली सेलुला। ये लैटिन का ये फ्रेज है जिसका मतलब है सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लैटिन के वर्ड हैं तीन। बेटा ऐसी कई टर्म मिलेंगी, जैसे हो सकता है टर्म आपने कहीं पढ़ी हो, इन विट्रो, इन वीवो, टर्म पढ़ी है कहीं? इन टोटो, ये वर्ड तो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं मिलेगी। बेटा ऐसी जो टर्म होती है, मैं क्यों बीच बीच में ले रहा हूं, अगर यहां थोड़ी सी पढ़ी, जब पहली बार आएगी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो पहले कह रहे हैं इन विट्रो, अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। अगर वही काम नेचर में हो रहा है इन वाइवो, वो क्या होगा? इन वाइवो। जैसे मान लो हमने टेस्ट ट्यूब में प्लांट ग्रो करने शुरू कर दिए कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, वो प्लांट की ग्रोथ क्या है? अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, इन विट्रो। बेटा आपने ये वर्ड सुना हुआ है, आजकल काफी न्यूज में है, आईवीएफ टेक्निक। सभी ने ये तो आपको मिल जाए। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मेल फीमेल गैमीट लेके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना के फीमेल की यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ह्यूमन की नई जनरेशन बन सकती है। तो लोग कहानी सुना देते हैं। शाहरुख खान के 3 बच्चे, सबसे छोटा जो है अब्राहम, इसी टेक्निक से प्रोड्यूस किया हुआ है। बेटा थोड़ा सा सुना हो ना, जिनको थोड़ा मूवी का शौक है वो समझेंगे, नहीं देखते अच्छी बात है, हमने क्या लेना है, समझ आया? इनविट्रो वर्ड यूज किया हुआ है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। आजकल तो आईवीएफ की आपको लैब्स मिल जाएंगी, गायनिकोलॉजिस्ट की, जहां पे भी कपल जिनके बच्चे नहीं होते उनको बच्चे क्रिएट करने के लिए बॉडी के बाहर जाइगोट बना के, अगर फीमेल की यूट्रस प्रॉपरली डेवलप नहीं है, वो किसी और फीमेल की यूट्रस में जाइगोट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यंग मैन बनेगा। जिसकी यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे, ना उसका एग है ना उसके हस्बैंड का स्पर्म है, उसकी बॉडी यूज की है, उसको सॉरोगेट मदर कहते हैं, टेम्परेरी मदर। उसकी बॉडी यूज की है यंग मैन बनाने के लिए। बेटा ऐसी कहानी क्यों सुनाते हैं? नहीं आजकल सुना होगा, एक हिंदी मूवीज का डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, करण जौहर। तो बच्चों ने कुछ ने सुना होता, कुछ ने नहीं। मैं तो बेटा इसलिए बोलता रहता हूं, मुझे पता चल जाएगा मूवीज को ज्यादा कौन देखता है। बेटा मैं तो अगर सिलेबस के साथ कनेक्टेड है मुझे पता होता है। उसके 2 बच्चे हैं, ही इज अनमैरिड, वो अनमैरिड है, उसके 2 बेटे हैं पर है अनमैरिड। मीन उसने अपने गैमीट यूज करके, एक भी कहते गैमीट बैंक्स होते हैं वर्ल्ड में, किसी को मेल गैमीट चाहिए बैंक से मिल जाएंगे, एग चाहिए गैमीट बैंक से मिल जाएंगे। उसने एग के बैंक से एग लिया, अपना स्पर्म यूज किया, आईवीएफ में जाइगोट बनाया, किसी फीमेल की बॉडी में शिफ्ट कर दिया, बच्चा अपने घर आ गया, माँ अपने घर बैठी है। माँ तो उसकी है ही नहीं, पता नहीं एग किसका था, बॉडी किसी की है, किसके घर वो पल रहा है, ये बायोलॉजी है। ठीक है बेटा, आईवीएफ में तो इन विट्रो का हमने वर्ड इंट्रोड्यूस करना था, समझ आया? इन विट्रो, इन वाइवो समझ आया? किसी को डाउट हो? फिर इन टोटो, टोटल से वर्ड ड्राइव किया, टोटली। कहते हैं वी कैन नॉट प्रोड्यूस सेल इन टोटो, हम टोटली नया सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब भी सेल चाहिए कहां से आएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से आएगा। इन टोटो वर्ड आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन की चॉइस में वर्ड यूज किया हुआ है। बेटा मैंने आपको क्या बोला है, अगर अपनी कोई भी बायोलॉजी की बुक पढ़ते हो,
स्कूल में पढ़ाई हो, ट्यूशन पे पढ़ी हो, या कोई और आपने किसी नोट्स में जरूर पढ़ी हो, जब मर्जी क्लास में आके पूछ सकते हो। तो हमें तो सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए। इन टोटो का मतलब है कंप्लीटली, वी कैनॉट प्रोड्यूस कंप्लीटली न्यू सेल, मीन वी कैनॉट क्रिएट सेल इन टोटो, यानी केमिकल मिक्स किए सेल बन गया, पॉसिबल नहीं है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। अब देखो बेटा, इस पैराग्राफ को पढ़ देते हैं, कोई डाउट हुआ पूछ लेना। यहां लिखा हुआ है, मैथियस श्लीडन 1838, a German botanist, found plant is formed of different kinds of cell with cell wall and prominent nucleus. Theodore Schwann in 1839, British zoologist, found animal cells are similar to plant cell except cell wall. ये तो आप लोअर क्लास से समझते हो। फिर omnis celluli cellular, that is cell arise from pre-existing cell, was given by Rudolf Virchow in 1855. ये पूरा ऊपर का पैराग्राफ है, देखा ना, एनसीईआरटी बेस, मीन पूरे का पूरा एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है। लास्ट है, थियोडोर श्वान प्रपोज्ड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। इसी स्टेटमेंट को हम सेल थ्योरी कहते हैं। अब सेल थ्योरी के आज हम दो सेंटेंस मानते हैं। सेल भी हम कहते हैं, सेल थ्योरी के ऑल लिविंग बॉडीज आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल विद न्यूक्लियस, पहला फीचर। दूसरा, सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ना तो श्लीडन ने ना श्वान ने कभी नहीं कहा कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पार्ट हमने 1855 के बाद ऐड किया है। सेल थ्योरी 1839 में दी हुई है, आपको 3 ईयर याद करने हैं। पहला, श्लीडन ने स्टेटमेंट 1838 में दी, श्वान ने 1839 में, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी 1839 में दी है। आगे लिखा ना सेल थ्योरी was put forward by Schleiden and Schwann, which broadly state bodies of living organisms are made up of cell and their products. आगे बेसिक फीचर या फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। बेटा स्कूल में सेल थ्योरी आए, एक ही सेंटेंस लिखना जो पिछले पेज पे पढ़ लिया। अब ये जो सेल थ्योरी की इलैबोरेशन है 4-5 पॉइंट, ये नीट के लिए, सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए। देखो सबसे पहला इसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ये तो सेल थ्योरी का सेंटेंस ही है। सेकंड, एवरी सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस एंड बॉन्डेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद और विदाउट सेल वॉल। ये हमने शुरू में पढ़ा, सेल एक प्रोटोप्लाज्म का मास है, उसमें न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इट मे और मे नॉट कंटेन सेल वॉल, प्लांट्स में होगी, एनिमल में नहीं होगी। अब इसमें क्या बोला है, सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, मींस ऑल प्रोकैरियोट एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ऑल प्रोकैरियोट, क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं है ऑर्गेनाइज। फिर थर्ड फीचर है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर केमिस्ट्री। कोई भी सेल है उसकी बेसिक केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम विद माइनर मॉडिफिकेशन। हर सेल की फिजियोलॉजी फंक्शनिंग क्या रहेगी, सेम विद माइनर मॉडिफिकेशन। जैसे प्लांट के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, एनिमल के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसी होगी, दोनों का फंक्शन भी सेम होगा। क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होगा, प्लांट में ही होगा। लाइसोसोम एनिमल में होगा, प्लांट में नहीं होगा। ठीक है, वैक्यूल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल हो सकते हैं, बड़ा लार्ज वैक्यूल नहीं होगा। बेटा देखो थर्ड फीचर में कोई प्रॉब्लम हो, देखा ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर केमिस्ट्री मीन बेसिक केमिकल कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी मीन फंक्शनिंग। नेक्स्ट है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सम टोटल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ऑल सेल्स टुगेदर। वही जो किसी भी बॉडी की कोई एक्टिविटी है, लाइक रेस्पिरेशन, वो सभी सेल की रेस्पिरेशन का कॉम्बिनेशन बॉडी की रेस्पिरेशन कहलाएगी। लास्ट फीचर है इसके अंदर, द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल थ्योरी के लिए क्या क्या टर्म ऑब्जेक्टिव में यूज होती हैं। पहली है सेल थ्योरी आल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्राइन, सेल प्रिंसिपल, सेल लीनिएज थ्योरी। ये तीनों टर्म सिर्फ नीट के लिए चाहिए, स्कूल में भूल के भी नहीं लिखनी। ठीक है, आगे ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी फॉर नीट ओनली। बेटा ऑब्जेक्शन पे
स्कूल में गलती से भी क्वेश्चन नहीं आना, नीट के लिए सारा पार्ट चाहिए ही। बेटा आपके नोट्स में जितने भी अपने नोट्स पढ़ोगे उसमें 25% ऐसा मटेरियल होगा जो एनसीईआरटी में नहीं होगा। वो किसके लिए चाहिए? या तो सब्जेक्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए या नीट के ऑड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। देखो पहला ऑब्जेक्शन है वायरस लैक सेल्यूलर मशीनरी। बेटा कोई डाउट हो पूछ लेना है, ये पेज नंबर आपके नोट्स में 13 पे है। ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी फर्स्ट है वायरस लैक प्रोटोप्लाज्म, सेल्यूलर मशीनरी नहीं है बट इट कैन रिप्रोड्यूस लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर नॉन लिविंग नहीं कर सकते। वायरस लिविंग की तरह अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी सेल की नहीं बनी हुई तो एक्सेप्शन है। वेट करो, जब वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ लोगे ये टॉपिक और भी आपका ये पार्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है वायरस लैक सेल्यूलर मशीनरी। सेल्यूलर मशीनरी का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। स्टिल दे कैन कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म। आगे लिख सकते हो एज दे रिप्रोड्यूस, as they reproduce, as they reproduce। आगे है in some organism body is not differentiated into cells। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बॉडी सेल्स की नहीं बनी हुई। सीधी सी बात है ऑल मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड प्रोटिस्टा। प्रोटोप्लाज्म का मास है, लार्ज नंबर ऑफ सेल है ही नहीं। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। एक ये है बेटा, आपको हो सकता है मैंने एक टर्म बोली थी प्रोटिस्टा में है स्लाइम मोल्ड। एक ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड है, इसकी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। एक है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और बाकी इसमें साइटोप्लाज्म होगा। बाकी इसमें क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होगी। अब देखो स्लाइम मोल्ड की बॉडी किसकी बनी हुई है? मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विदाउट डिस्टिंक्शन इनटू सेल्स, सो इट इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। फिर आपने पढ़ा होगा बेटा, चलो एक फीचर है बोन मैरो, टर्म मैंने आपको करवाई थी। बोन मैरो में जितने भी सेल होते हैं सारे मल्टी न्यूक्लियड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, वो भी एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है। फिर भी आपने पढ़ा कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता फिर भी जिंदा है। आरबीसी, सीब ट्यूब, लैक न्यूक्लियस, स्टिल दे आर अलाइव, वो भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। बेटा देखो यहां लिखा हुआ है इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल दो इट मे बी प्रोटोप्लाज्मिक मास विद वेरी न्यूक्लियाई, राइजोपस प्लाज्मोडियम इन स्लाइम मोल्ड। बेटा इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये वर्ड मैंने यूज किया PLASMODIUM। प्लाज्मोडियम क्या है? बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड। सेम स्पेलिंग वाला एक ऑर्गेनिज्म है मलेरियल पैरासाइट, स्पेलिंग सेम है। हमें कैसे पता चलेगा ये नीट में कि प्लाज्मोडियम कौन सा है या ये प्लाज्मोडियम कौन सा है? इसका पी छोटा होगा तो बड़ा होगा, उसका पी एक तो डिफरेंस लगता है। अगर सेंटेंसिस से शुरू तो कैपिटल पी में लिखा जाता है, प्लाज्मोडियम इज़ा शुरू इससे है वो कैपिटल में होगा। अरे आपने लोअर क्लास में कहीं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा है कि लिविंग बॉडी का नाम दो लेटर से मिलके बना होता है, सॉरी दो वर्ड से मिला होता है। देखो पहला क्या है? जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। बेटा अगर ये प्लाज्मोडियम साइंटिफिक नेम कभी आपकी कॉपी में बुक में लिखा हो तो ये इटैलिक्स में होता है। अगर प्लाज्मोडियम इटैलिक्स में लिखा हुआ है कैपिटल पी से शुरू होता है तो ये मलेरियल पैरासाइट है। अगर ये नॉर्मल लेटर टाइप किया हुआ है, वर्ड पूरा टाइप किया हुआ है तो ये फंगस है।
क्या लिख लो अपने लिए, बॉक्स में लिख लेना, नीट का क्वेश्चन है ये भी। प्लाज्मोडियम इफ प्रिंटेड इन आइटैलिक्स, प्लाज्मोडियम स्पेलिंग ये लिखे हुए, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इफ प्रिंटेड इन आइटैलिक्स, भी टेढ़े वर्डों में लिखा हो, then it is a malarial parasite, then it is a malarial parasite, otherwise it is a slime mold। अदरवाइज का मतलब है अगर सीधा नॉर्मल लेटर टाइप की, लेटर से टाइप किया हुआ है, अगर कभी साइंटिफिक नेम हाथ से लिखना हो, साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करते हैं, अगर हाथ से लिखा अंडरलाइन किया हुआ है तो ये मलेरियल पैरासाइट है, अंडरलाइन नहीं किया तो स्लाइम मोल्ड है। ये नीट के अंदर गलती होती है। बोलो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम लगे? आगे प्रोटोजोआ, पता है किसका मेंबर है ये? प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अमीबा एक्सेप्शन, क्लेमाइडोमोनास एक्सेप्शन, बैक्टीरिया एक्सेप्शन, माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन के सिंगल सेल के बने हुए। अब देखो यहां लिखा हुआ है प्रोटोजोआ and many algae and fungi are formed of single cell and their body not formed of many cells like yeast, chlorella, etc. Bacteria, cyanobacteria lack unorganized nucleus। बोला सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होना चाहिए, ये भी एक्सेप्शन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आरबीसी ऑफ मैमल, सीप ट्यूब सेल ऑफ एंजियोस्पर्म, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, ये सेल तो है एंजियोस्पर्म। चलो कोई बात, बेटा जो भी डाउट है पूछो। स्पर्म का मतलब बायोलॉजी में, जूलॉजी में अलग, बॉटनी में अलग होता है। जूलॉजी में स्पर्म मेल गैमीट को कहते हैं, ये तो सबको पता है। लैटिन में प्लांट के अंदर स्पर्म का मतलब सीड होता है, प्लांट में स्पर्म का मतलब क्या होगा? सीड। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड। प्लांट विद कवर्ड सीड। आप कोई फ्रूट खाते हो, सीड बाहर दिखता के अंदर होता है? कवर्ड। जितने फ्रूट खाते हो एंजियोस्पर्म में। जो आपको अगर ब्रीफली समझना हो, फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोटिल्डो, जिम्नो, इन प्लांट में कभी फ्लावर नहीं होते, सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं। एंजियोस्पर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन है प्लांट विद कवर्ड सीड इनसाइड द फ्रूट, प्लांट्स विद कवर्ड सीड इनसाइड द फ्रूट। पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म, जिसमें पाइनस सुना हो सकता है। जिम्नो का मतलब था नेकेड, अनकवर्ड। स्पर्म सीड, प्लांट विद अनकवर्ड सीड। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनते, सीड बाहर ही दिख रहे होते हैं। बाहर दिखने मीन कवर्ड नहीं है, फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं है, ठीक है। प्लांट्स विद नेकेड सीड्स आर जिम्नोस्पर्म, प्लांट्स विद कवर्ड सीड्स आर एंजियोस्पर्म। तो मैंने आपको बोला है बिल्कुल नहीं घबराना, कोई भी वर्ड नहीं आता चुप आराम से रोक के पूछो, क्योंकि मैं तो बेटा आपको पहले महीने में अपने साथ जोड़ने की आदत डाल लूंगा। आपके दिमाग से ये निकाल देना मैं ये सिंपल क्वेश्चन पूछूं सर क्या कहेंगे, क्लास हंसेगी, भाड़ में जाए क्लास के हाथ में। आपका सब्जेक्ट ठीक करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है बेटा, सब्जेक्ट आपका ठीक करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब देखो बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है RBC of mammal, seed tube cell of angiosperm continue to live without nucleus and some other vital organ। जैसे याद होगा आपको मैंने बोला था आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ER भी नहीं होती, फिर भी जिंदा है, वो वाइटल ऑर्गन है बॉडी। फिर आगे साथ लिखा है प्रोटोप्लाज्म रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल लाइक केराटिन इन द सरफेस सेल ऑफ स्किन। चलो बेटा आपने ये सुना होगा कि हमारी स्किन की अपर जो लेयर है साल में 3 बार रिप्लेस होती है, पता नहीं चलता हमें। कदे नहाने लगे थोड़ी जी स्किन रिमूव होगी, थोड़ी जी इधरों होगी, थोड़ी इधरों, साल 3 बार रिमूव होती है। नहीं तो आदत होगी, सुना होगा जितने भी एक पर्टिकुलर मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर दवा के दुनिया को लूटते हैं, कहोगे कौन सा? स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट लेडीज को होता है मेरे तो फेस की टैनिंग हो गई है, रंग साफ करना है, वो कहेंगे कोई नहीं भाई ये तेन प्रोडक्ट देती थोड़ी स्किन के डेड सेल रिप्लेस हो जाएंगे, पुराने काले पीड़े निकल के थोड़े साफ निकले आए, पता वो हार्डली 2-3 दिन बाद फिर उदा नहीं हो जाने। पर है कि भी
डॉक्टरी तो चांदी है ना। अब आपको सुन के हैरानी होगी, डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी होगा सबसे ज्यादा बड़े शहर में कमाई करता है, छोटे शहर से भुखा मरदा। अरे सोच के देखो, छोटे से टाउन में डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा है, वहां पे लोगों की कमाई नहीं, उनको तो रोटी खाने के लाले पड़े होते हैं, उन्होंने अपने फेस को कहां ठीक करना है। और हमेशा कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट अगर बड़े शहर में बैठे हो सबसे अमीर होते हैं वो, क्योंकि उनके पास उसी लेडीज ने आना है जिनकी जेब से जितने मर्जी निकालो उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई गरीब लेडी जाएगी वहां पे? फिर पता डॉक्टर भी अमीर है, जो मंग लेने दे देना, उनका रंग साफ चाहिए, उन दब के लुटना है। और डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैं जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जो भी मेल गंजा होता है फटाफट हेयर लगवाने की कोशिश करता है कि मैं 40-45 साल लगा। अरे की फर्क पैदा, सिर ते बाल है या नहीं है? मैंने बोला ना, डर्मेटोलॉजिस्ट है वो दबा के कमाई करते हैं। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट पुराने वाले ऐसे हैं, अगर कोई लेडी चली जाए ना, मैंने रंग साफ करना है, ये दे दो वो दे दो, तो काकी है करा कर, घर च बेसन है तेरे मुंह ते मल लिया कर। कोई सब्जी बनाई है उधर, जैसे घिया है, क्रश करके पेस्ट बना मुंह ते लगा ले, वो कहेगी यार डॉक्टर ने की करना है, इनका कुछ आंदा ही नहीं है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है। पर हमें आदत है जब तक जेब ना कटे आनंद नहीं आता। सोच के देखो, आप गए हो किसी डॉक्टर से दवाई लेने, 700 फीस ली, 50 रुपए की दवाई लिखी, डॉक्टर पसंद आएगा? 50 रुपए की कोई दवाई होंगी, होनी चाहे बिल्कुल सही लिखी है, पर आजकल फिर डॉक्टर में 700 मैं लिया तो 1500 दवाई में घट्टो घट लिखनी है, फिर मेरे मरीज में सैटिस्फैक्शन होएगी। बेटा ये दुनियादारी तो ऐसी चलती है। अब देखो बेटा, इसमें बोलो कि प्रॉब्लम हो, स्किन में जो बाहर वाले सेल होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, वो डेड सेल होते हैं। हर सेल डेड होगा उसके साइटोप्लाज्म की जगह पे या सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर कैराटिन रिच सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। कैराटिन आपके नेल्स में भी है, आपके हेयर में भी है, प्रोटीन है ये। सुना होगा कुछ लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, कई लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अगर किसी की डाइट में प्रॉपर प्रोटीन है, 60 में भी बाल काले रहेंगे। जिसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है 14 से लेके 20 तक कोई कोई बाल ब्लैक मिलेगा, आधा से ज्यादा डाई के खाते में चला जाएगा, फिर डाई यूज करके बेचारा लगा रहेगा। ये मैंने क्या बोला है कि प्रोटीन डाइट में रखो। आप कभी नोट करना है, जो कोस्टल सिटी पे रहते हैं उनके फूड में सबसे ज्यादा कौन सा नॉनवेज यूज होता है? फिश, हाईली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। उनके बाल थोड़ा सख्त भी काले मिलेंगे। अरे जाओ साउथ, कोई कोई सफेद बाल वाला मिलेगा, जिदा का मेरा फेस का रंग हो जाए बालों का रंग काले पीले होंगे। ठीक है, उन्होंने कोई फर्क नहीं होता। फिर हमारी, आपको पता स्किन का कलर किस पिगमेंट के कारण है? मेलानिन। हेयर में मेलानिन प्रोटीन है, डेफिशिएंसी होगी बाल सफेद होंगे। डाइट नॉर्मल है फिर नहीं होंगे। बेटा ये तो जस्ट मैंने बोला है, हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसे होंगे जो डेड है। अब आपने बड़ा ही सुना होगा, ये मार्केट में शैम्पू आता है, कहते सीधे 2 मुहे बाल ठीक हो जाने। अगे होंगे फंड तो टुटे होंगे, 2-2 3-3 पार्ट बने हुए, कहते वो ठीक हो जाएंगे, उल्लू बना रहे हैं। अरे हेयर डेड है, उसकी रिपेयर हो सकती है? बस उसने आपकी जेब काट के अपनी रिपेयर कर देनी है, आपकी कोई रिपेयर नहीं होनी। शैम्पू शैम्पू सिर्फ ड्रामेबाजी है वो। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला है, स्किन में जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें डेड सेल होंगे जिसके प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय कैराटिन प्रोटीन। कैराटिन प्रोटीन हमारे नेल में, हमारे हेयर में है, गाय भैंस के पैरों के नेल में, समझी? गांव आज तक खुर होंगे, पैरों के नेल जो होते हैं, उनके हॉर्न जो है वो भी कैराटिन प्रोटीन के बने हुए। बेटा आगे है, connective tissue containing a lot of intercellular material in the living cells are embedded in it. आपने पढ़ा blood is a connective tissue, प्लाज्मा इंटरसेलुलर मटेरियल। इतना ज्यादा सेल कोई कोई बीच में फ्लोट करता है, वो भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। लास्ट के आगे क्रॉस लगा दो, कभी नहीं नीट में आनी है वो। पहले जो 5-7 पार्ट है उनका ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आगे है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये जो पार्ट है
ये आपकी लोअर क्लास को कनेक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप लोअर क्लास में प्रैक्टिकल में पढ़ के आए होंगे सेल, प्लांट का सेल, अनियन की लीफ की पील उतार के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, उसमें सेल वॉल होती है। फिर अपनी चीक के अंदर से सेल अलग करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, उसमें सेल वॉल नहीं होती। मींस अनियन की जो लीफ की पील है उसमें हम टिपिकल प्लांट सेल स्टडी कर रहे हैं, अपनी चीक के अंदर वाले सेल से एनिमल सेल स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट एनिमल सेल का पहला डिफरेंस क्या हुआ? प्लांट सेल हैज रिजिड सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, एनिमल सेल लैक या एनिमल लैक सेल वॉल। देखो यहां लिखा है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप। Let us recollect their structure. Onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall and its outer boundary is just within it is cell membrane. Means plant cell के बाहर जो बाउंड्री होगी उसमें दो कंपोनेंट है, आउटर डेड सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल है उसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, सेल वॉल मिसिंग है। ये तो प्लांट सेल एनिमल सेल का आप डिफरेंस बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आगे लिखा है, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डीलिमिटिंग का मतलब है जो एक सेल को दूसरे से अलग करती है, आउटर बाउंड्री। साथ ही आगे दिया हुआ है, इनसाइड सेल सेल हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्लांट सेल लो, एनिमल सेल लो, जब तक वो जिंदा होगा उसमें डबल मेम्ब्रेन कवरिंग न्यूक्लियस होगा, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। आगे साथ ही इसमें दिया हुआ है, दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एज क्रोमेटिन मटेरियल। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। बेटा आपने लोअर क्लास में जो किया उसको थोड़ा सा न्यूक्लियस में रिकलेक्ट करते हैं। बेटा यहां मैंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखाई नहीं, थोड़े पार्ट में दिखा देते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होगी, इसमें कुछ पोर होंगे। ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर दिखाया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल है, ये इसके ऊपर ER अटैच दिखाई हुई है। ठीक है, मीन न्यूक्लियस बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग विद पोर्स। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होता है, जिसको हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। ये लोअर क्लास में पढ़ा होगा, इजंट इट? ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, क्रोमेटिन रेटिकुलम। बेटा क्रोमेटिन वर्ड कैसे ड्राइव किया है? क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड, टीन मीन्स अ थ्रेड, क्रोमेटिन कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। समझ आया? क्रोमेटिन कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब इसको स्टेन करते हैं हम डाई यूज करते हैं एसीटोकार्मीन। डाई कौन सी है? एसीटोकार्मीन। इस डाई से जब न्यूक्लियस को स्टेन करेंगे क्रोमेटिन रेड कलर की हो जाएगी। जब भी स्कूलों में आपको प्रैक्टिकल में सेल डिवीजन के स्लाइडें दिखाएंगे +1 में, तो हर क्रोमोसोम आपको रेड दिखाई देगा। इस डाई की मेहरबानी है, एसीटोकार्मीन। तो डाई यूज टू स्टेन क्रोमेटिन या क्रोमोसोम इज एसीटोकार्मीन। बेटा ये यहां नहीं लिखी, आगे पीछे कहीं मिल जाएगी आपको, चाहो तो टॉप पे लिख सकते हो। बेटा बिल्कुल टॉप पे, खाली सेंटेंस नहीं पड़ा जहां पे पेज नंबर लिखा हुआ, बिल्कुल टॉप पे वहां लिख सकते हो, क्रोमेटिन क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्रोमोसोम और DNA स्टेन्ड बाय STAIND, स्टेन्ड बाय एसीटोकार्मीन। ये बार बार नीट में आया हुआ है, विच डाई यूज टू स्टेन। कभी क्रोमोसोम पूछेंगे, कभी क्रोमेटिन, कभी DNA, तो क्या रहेगा? एसीटोकार्मीन डाई। ठीक है, अब देखो जो सुना हुआ है कि जो क्रोमेटिन होती है, जब तक तो न्यूक्लियस सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसके अंदर क्या होगा? नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होगा। सेल डिवीजन के टाइम यही क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाती है अपने, और ऊपर कॉइल होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन विच ड्यूरिंग सेल डिवीजन
पढ़ा होगा प्रोफेज पहली स्टेज होती है न्यूक्लियस की डिवीजन की, सेल डिवीजन पढ़ी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नहीं पढ़ा टेंशन मत लो, सेल डिवीजन आके इसी यूनिट के अंदर आनी है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, जीन ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो एनी केमिकल विच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होके क्रोमेटिन बनाता है, समझ आया? मैंने बोला प्रो यूकैरियोट में डीएनए अटैच टू हिस्टोन प्रोटीन, उससे बनी क्रोमेटिन, कंडेंस होकर क्या बनाएगी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जीन होंगे, जीन कैरेक्टर ट्रांसफर करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, पार्ट जो है नोट्स में है, न्यूक्लियस कंट्रोल वी कंटेन क्रोमोसोम एज क्रोमेटिन which in turn contain genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cell lack membrane bound nucleus prokaryote. In both prokaryote eukaryotic cell, semi-fluid matrix is called cytoplasm. न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी है सेमी फ्लूइड, नाइदर अ लिक्विड नॉर अ सॉलिड, सॉर्ट ऑफ डिल्यूट जेली है, उसको क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। इट इज अ साइट वेयर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सेल टेक्स प्लेस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म एक्ट एज एरिना ऑफ मेटाबॉलिज्म। एरिना अखाड़े को कहते हैं जहां पहलवान घूमते हैं, कुश्ती करते हैं, एरिना। तो साइटोप्लाज्म इज द एरिना इन द सेल या साइट वेयर बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। आगे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, in both prokaryote eukaryotic cell, semi-fluid matrix is cytoplasm. It occupies volume of the cell. Volume of the cell का मतलब है most of the space in cell occupied by cytoplasm. यहाँ लिखा है volume of cell is formed of cytoplasm. Volume of most part of the cell is formed of cytoplasm. आगे साथ ही दिया है साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना और साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी का मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन यहां पे होंगे। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल वेरियस केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म अकर इन इट टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट। बायोकेमिकल रिएक्शन से लाइफ के लिए जो भी केमिकल चाहिए बॉडी के अंदर बनेंगे, बॉडी अलाइव रहेगी। बेटा हाँ, एक वर्ड तो एरिना, ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है, बीच में एक दो वर्ड का मीनिंग अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो? मीन चलो फिर लोअर क्लास में चलते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म? ये लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा, पढ़ा हो तो भूल गए होंगे, याद दिला देते हैं। बेटा आपको मैंने बोला है, मैंने आपकी लोअर क्लास की सारी बुक्स देखी हुई हैं, वो अलग बात है कि मैंने 15-20 साल से खोल के नहीं देखी। बेसिक सिलेबस तो जितना मर्जी बदल लें, बेसिक सिलेबस नहीं चेंज होता। अब हमने बेटा ये सारा कुछ लिख लोगे, मेटाबॉलिज्म, all types of chemical reaction, all types of chemical reaction which takes place in cell protoplasm, all chemical reaction which takes place in cell protoplasm collectively called metabolism, collectively called metabolism। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब चाहे किसी भी टाइप का रिएक्शन है सेल के अंदर हो रहा है, वो मेटाबॉलिज्म है, सबको कलेक्टिवली। इसकी दो सब टाइप होती हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। एक और टर्म है जो रेयर यूज होती है आपके लेवल पे, एम्फीबॉलिज्म।
पहले है कैटाबॉलिज्म, एमी, दो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, those metabolic reactions which converts complex compound into simple. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बिल्डिंग ਨੂੰ ਢਾ ਰਹੇ हैं ਅਸੀਂ, ऑब्वियसली पूरी दीवार को ईंटें उनकी अलग कर रहे हैं, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म, मीन कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, एक डाइजेशन एग्जांपल है। दूसरी रेस्पिरेशन, बेटा ये लिख देता हूं, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो लिखनी नहीं, सुन लेनी है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वो सिंपल कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। दोनों किस पार्ट के अंदर आते हैं, डाइजेशन सॉर्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। फूड हमारा टिपिकली ग्लूकोज का बना हुआ है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा फूड है वो क्या है, ग्लूकोज है, डाइजेस्ट होके CO2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वो CO2 वाटर सिंपल कंपाउंड है, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है। इनको लिखना नहीं बेटा, पूरे आगे मैकेनिज्म इनके आने, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो। अब है एनाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म में रिएक्शन होंगे उनको एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, कैटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब है एनाबॉलिज्म, दोज बायोकेमिकल रिएक्शन, रिवर्स कर लो इसका, दोज बायोकेमिकल रिएक्शन विच कन्वर्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू कॉम्प्लेक्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे वो क्या होंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 plus water in presence of light and chlorophyll changes into glucose। ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल कंपाउंड है। L फॉर लाइट, C फॉर क्लोरोफिल, लाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, ये क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। जैसे मान लो आपने खाना खाया, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर ब्लड में चला गया, ब्लड से सेल के अंदर चला गया, सेल में प्रोटीन बन रहे हैं, अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बन रहे हैं, किसके अंदर बन रहे हैं, राइबोसोम में। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन बनेंगे, अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाने हैं, वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक। वो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक। बोलो कोई प्रॉब्लम हो। अब लिख लो यहां पे एक सेंटेंस, नीट में बड़ा दुखी करता है, ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली मीन मोस्ट कॉमनली, ट्रेडिशनली respiration is taken as catabolic reaction। Traditionally respiration is taken as catabolic process, कर दो catabolic process, ठीक है, ये ट्रेडिशनली है, पर आप +1 में पढ़ोगे, होल रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एम्फीबॉलिक रिएक्शन। सुन लो, एम्फीबॉलिक आपके लिए नई टर्म है, लिख लोगे, इफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ बॉडी, इफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ बॉडी is partly catabolic, is partly catabolic and partly catabolic and partly anabolic,
partly anabolic. It is called amphibolic process. It is called amphibolic process. इसके नीचे एक पार्ट में लिखवा देता हूं, आगे समझ आएगा, अभी डरना नहीं उसके बारे में। लिख लो, रेस्पिरेटरी पाथवे, प्रोसेस नहीं कर रहा, रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेटरी पाथवे अगर लिखा होगा तब एम्फीबॉलिक। रेस्पिरेशन हमने क्या लेनी है? कैटाबॉलिक। ट्रेडिशनली कैटाबॉलिक लेते हैं। इसका कारण है, जब रेस्पिरेशन होगी उसमें जो सिंपल कंपाउंड बनेंगे वो अलग होकर कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो आगे अलग होकर कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हो सकता है जो मैं अब नाम बोलूं किसी ने सुने, हो सकता है किसी ने नहीं, घबराना नहीं है। रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों रेस्पिरेटरी पाथवे के पार्ट है। एक एक प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिक है, इकट्ठी मिलके क्या है? एम्फीबॉलिक। क्योंकि इन प्रोसेस में कुछ केमिकल अलग होंगे, अलग होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। मैं बोल रहा हूं, इसको समझने में इसके रीजनिंग नहीं ढूंढनी। क्रेब्स साइकिल में कुछ केमिकल अलग होते हैं, अलग होके वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो सकते हैं प्लांट में। वैसे सिंपल केमिकल अलग हुआ, बाद में क्लोरोफिल बन गई, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। प्रोसेस क्या हो जाएगी? वो एनाबॉलिक। रूटीन में क्या है? कैटाबॉलिक। दोनों का मिक्सचर हो गया एम्फीबॉलिक। तो रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में नीट में 2 बार आया। सबको जितना मर्जी समझा लो, उनको रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक ही दिखती है, बाहर आके याद आता है ये तो एम्फीबॉलिक थी। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब तो सबको लगेगा ऐसी सिंपल मिस्टेक तो कोई बेवकूफ ही करेगा, बहुत है वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर होनी है। अभी तो लगना एक छोटा सा, मैंने अभी तो अपने सिलेबस शुरू किया है, आपने भी बायोलॉजी बहुत थोड़ी सी पढ़ी है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। नीट में +1 +2 की पूरी बायोलॉजी एक दिन में ही आनी है, 3 घंटे में +1 की पूरी बायोलॉजी, +1 +2 की केमिस्ट्री, +1 +2 की फिजिक्स, 3 घंटे में जितनी दिमाग में निकाल के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पे सिंपल क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स की बार लगता है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। सिर्फ ये गलतियों से बचना है तो एक ही फार्मूला है, आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का एक ही मेथड होता है। एक तो है, जब भी पढ़ने बैठो 1 घंटे के बाद किताबें छोड़ के थोड़ा 5-7 मिनट के इधर उधर तुरना फिरना है, यानी किताबी कीड़ा बन के 6 घंटे लगातार लग गए टकरा मार नहीं। जब भी पढ़ो 1 घंटे के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक लो उठ के, क्योंकि टेबल पे बैठ के पढ़ोगे, नहीं उठो बैठोगे तो बैक में पढ़ते हो। वर्टिब्रल कॉलम की एक पार्ट है, लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं, जिसमें बुढ़ापे में लोगों की डैमेज होती है लेडीज की, फिर बेल्ट लगा के घूमती मिलेंगी, या फिर डॉक्टर के चक्कर में एक्सरसाइज करने लगी होंगी, फिर एक टाइम निकलने के बाद ठीक नहीं होनी, बेचारियों को वैसे ही रहना पड़ेगा। तो अगर आपको आदत पड़े, कभी भी टेबल पे बैठ के कोई काम कर रहे हो, मेक इट श्योर विद इन 1 आवर आपने एक बार 5 मिनट में उठ के चक्कर लगा के फिर बैठना है। मैं आपको बोल रहा हूं, हमने बायोलॉजी तो पढ़नी है, अपनी लाइफ की आदतें भी मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपकी बदलनी है, ताकि लॉन्ग टर्म में जो डैमेज होते हैं वो ना हो। लगातार कभी भी चेयर पे 1 घंटे के लिए नहीं बैठना, नहीं तो मैं बोल देता हूं, मैंने बच्चों को, छोटों को देखा है कई घरों में, उनको 2 ही काम होते हैं, या तो माँ ने क्या करना, बच्चा दुखी कर फोन पकड़ा के बैठा देना, लगा रहेगा खेलने, उसने 3-3 घंटे हटना ही नहीं है, जहां बैठा वहां से हिलेगा ही नहीं। अब ये आदत क्यों डाली? मदर नु है मैनू तंग करदा, हुण काम लग गया, बिल्कुल ठीक है, पर मैं यही जी एडिक्शन हो जानी है ना, कल नू फोन खाऊंगा तो चीका मारेगा। और कई ये भी है, कुछ बच्चों को है कंप्यूटर पे खेलने की आदत है। तो मैंने देखा आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मेरे पास प्ले स्टेशन है, 5, 6, 7, 8 बड़े उसके वैरायटीज आती है, हर 6 महीने में बदल जाती है। फिर इनको दुखी करते हैं, मुझे ये लेके दो, वो लेके दो। मेरे बच्चों के पास भी था, पर ये सब माँ से इतने डरते थे कि जब प्ले स्टेशन पे बैठे हैं, बोलना ½ एन आवर आपके पास है, जैसे ½ एन आवर हुआ माँ का अलार्म बज जाना है, बेटा उठ जाओ,
कहता मैं नहीं उठा, 4 पेड़ियां कंन ते फिर गलती नाल भी नहीं बैठेगा उत्थे। ठीक है, बुरा लगेगा पहले बच्चे को कि मुझे टोका है, अरे अब आपको टोक दिया, जिंदगी में आराम करोगे। अगर एडिक्शन हो गई ना, पेरेंट जिन्ना मर्जी रौला पा लैन, 5-5 6-6 घंटे प्ले स्टेशन तो नहीं, कंप्यूटर अगे नहीं बैठ उठना। आजकल तो वो काम, पहले वीडियो गेम्स आती थी, आजकल तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया, घर में वो भी रखा हुआ, लगे हुए खेलने। उससे क्या होता है, आपको एडिक्शन हो जाती है। प्ले स्टेशन तो यही सिस्टम है, एक जगह खेल रहा है, 6 बंदे उसके साथ कनेक्ट होकर खेल रहे होते हैं, 6-6 8-8 लगे होते हैं खेलने, फ्रेंड्स आपस में। एक तो बर्बाद हो रहा है, 5-6 को साथ बर्बाद कर रहा होता है। बेटा जो मैंने बोला है, ग्रुप गेम जो है ना 10 तक ठीक है। अगर मेडिकल कॉलेज में अपना कैरियर बनाना है, 2 साल के लिए दुनिया को भूलना पड़ेगा। मैं अपने घर की बात बताता हूं, मेरे तीनों बच्चे प्रॉपरली सेटल्ड हैं, 2 डॉक्टर, 1 इंजीनियर, और उनकी ये आदत थी कि भी जैसे ही 11th में आए फोन उनके पास है। आजकल तो फोन पे आप लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो भी। 2016 तक मेरे बच्चे अपने अपने कैरियर में चले गए थे, तो उनको था कि फोन आपको मिलेगा जब ट्यूशन पे जा रहे हो, 2 घंटे आपके पास है, घर आओगे आपका फोन वापस मदर के पास है, नहीं है तो फिर पिटाई हो जानी है, फोन तो अपने आप वापस जाएगा। उसके कारण वो टाइमली अपना कैरियर बना पाए। आपको शॉकिंग लगेगा, जब मेरी बेटी सबसे बड़ी है, व्हेन शी केम इन 8th, उससे लेके जब मेरा सबसे छोटा बेटा, 3 बच्चे हैं, छोटे वाला, जब तक उसने अपनी 12th नहीं कर ली, घर में ही टीवी चला ही नहीं 9 साल तक। टीवी लगा हुआ है, केबल का कनेक्शन पहले दिन कट गया है, 9-10 साल के बाद लगा है। तो देखो भी, अगर बच्चों को रोकना है तो पेरेंट्स को अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी। और बापू कहने में मदर राती 2-2 बजे फोन ते लगे, बच्चों को कितों रोक लोगे? पहले आपको फोन का पीछा छोड़ना पड़ेगा। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर अपने कैरियर को बनाना है, अपने आप को एक आदत डाल दी। अगर अपने फोन से अपने किसी भी अपने फ्रेंड से बातें करनी है, आपके आधा घंटा होता है, लंच करते हो आधा घंटा, डिनर करते हो, उस वक्त अपना फोन लगाओ, जो मर्जी खाते रहो, बातें करते रहो। द मोमेंट आपने पढ़ने बैठना है, आपके पास आपका फोन नहीं होना चाहिए। नहीं आपको आता है, टू टू हुआ नहीं किसका है, पढ़ाई में ध्यान कहां रहेगा? बेटा उस वक्त आपको डिस्टर्बेंस होगी। अभी मेरी बात आपको बड़ी कड़वी लगेगी कि सब तो ये भी आप छिड़वा रहे हैं, वो भी छिड़वा रहे हैं, पर जिस दिन अपना कैरियर बनेगा ना, फिर सारी जिंदगी मुझे याद भी करोगे कि अगर मैं याद ना छोड़ता, बाकी मेरे साथ वाले ऐसे घूमे, मैं भी घूमता ऐसे। चॉइस आपकी है, मेरा तो आपको इंस्ट्रक्ट करना है। पर बेटा मैं अभी तक आपको, ये मेरी अपनी श्योरिटी है, अगर आपका मेरे से जुड़ाव हुआ प्रॉपर, तो सब फोन छोड़ देंगे। जो छोड़ देगा उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज जाने का मौका मिलेगा। जो फोन का पीछा नहीं छोड़ेगा, पहली बात है 2 साल में तो डॉक्टर बनेगा नहीं, तीसरे साल अकल आ गई, पेरेंट ने 3rd ड्रॉप करने का मौका दिया तो शायद बन जाए। फोन का पीछा नहीं छोड़ा फिर भी नहीं बनेगा। फोन हमारे लिए सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है पढ़ते हुए। मेक इट श्योर जब पढ़ना आपके पास फोन नहीं होना चाहिए। आज तो अपने मेरे न्यूट्री में देखोगे, मेरा जब मैं क्लास में मेरा फोन वहां पड़ा होता है। आज तो मैं ऑफिस में गया नहीं, इसलिए मेरे जेब में था, फोन बाहर रखा मैंने, नहीं मेरे पास फोन होता ही नहीं। जब मैंने अपना कोई सीरियस काम करना था, मेरा फोन स्विच ऑफ होता है। हाँ, रात को 8 से लेके 11 तक कभी स्विच ऑफ नहीं होता, कि उस टाइम बच्चे अपनी प्रॉब्लम फोन पे टेकअप कर रहे होते हैं। वो आपकी किस्मत है, पहले आपका फोन आ गया, वेट करो, दूसरा फोन छोड़ेगा तो आपका नंबर लगेगा। बेटा अभी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फोन करके ज्यादा पूछने की, जब 5-7 चैप्टर हो जाएंगे, जब भी कोई पुराना चैप्टर रिवाइज करोगे जरूरत पड़ेगी। बायो में अगर आपने अपने पिछले सिलेबस को बार बार रिवाइज नहीं किया, जितनी जल्दी बायो याद हुई उससे डबल स्पीड से भूल जानी। आपको टाइमली पिछले सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने आपके टेस्ट बढ़ा देने, मान लो 1 चैप्टर हो गया, 1 यूनिट का टेस्ट हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया उसका टेस्ट हो गया, फिर कहना बेटा क्लास में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, दोनों इकट्ठे रिवाइज करो। 3 हो गए, तीनों इकट्ठे रिवाइज करो। अगर आपको बीच बीच में सिलेबस को इकट्ठा रिवाइज करवाएंगे तो सब्जेक्ट पे होल्ड प्रॉपर रहेगा। आज के लिए बहुत है, थैंक यू।